हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे हमारा वादा था, हम रोज़ आपके लिए क्लास लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए फिर एक क्लास लेके आए हैं। आज हम खुश भी हैं क्योंकि अपना परिवार, अपनी फैमिली 50,000 क्रॉस कर चुका है और अब हम रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना, 2023 अपना है और ख़ास बात, आपके सपने हमारे सपने एक ही हैं। मुझे ध्यान है, मैं आपको ऑफलाइन में भी कहा करता था कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। आज बैक टू बैक ये दूसरा वीडियो में डाल रहा हूँ शैक्षिक परिदृश्य का, पूरा देखना। NPE 2020 आज का टॉपिक रहेगा और इसमें से गारंटी से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, कितने भी मिल सकते हैं। शायद ही कोई बात इससे बाहर जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है ऑथेंटिक जो भारत सरकार की NPE 2020 है उसमें से मैं आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन, जो बार बार कहते हैं ना, सब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम बार बार बोलते जाते हैं तो फिर वो इतनी मतलब समझ में नहीं आती है ना। हम सुन ले ओके बेल आइकन दबाना है, लेकिन दबाते ही नहीं। तो दबाना है सबको, सब्सक्राइब करना है सबको, और इससे पहले वाला वीडियो शैक्षिक परिदृश्य का जरूर देखना है। और जो एकदम नए बच्चे हैं उनको तो साइकोलॉजी के पता नहीं कैसे कैसे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर ऑलरेडी मेरे हैं रिकॉर्डेड, उनको जरूर देखना है। ओके, तो चलते हैं बच्चों। एक बात और बता दूं, इसके जस्ट बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब तक हमने 2 टॉपिक किए हैं। इससे पहले वाला राजस्थान वाला RTE 2011 रूल्स है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो दोनों पे जितने प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, उनको लेके मैं तीसरा वीडियो आपके लिए कल ही पेश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NPE 2020। तो प्यारे बच्चों, हर लफ्ज़ में कोई सवाल है जो परीक्षा में जरूर आपको पूछा जाएगा। आपको पता है हमारे देश में पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो उसका जवाब है, हमारे देश में पहली शिक्षा नीति थी 1968 में। कब थी? 1968 में पहली शिक्षा नीति थी, जो हमने कोने पे आपको बताया है। और आपको पता है, ध्यान रखना ऐसी बातें भी, 1968 में हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम 1968 की पहली शिक्षा नीति आई थी। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इसमें ये कोठारी कमीशन, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, उसकी सिफारिश पे ली गई थी, लेकिन ये फ्लॉप रही थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। कब आई थी? 1986 में। और इत्तेफाक देखिए, 1986 में प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी। राजीव गांधी जब 1986 में शिक्षा नीति लेके आए थे तो बहुत एक ऐसा कदम था कि सब लोग कहते थे कि बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है, जिसमें वो कंप्यूटर लेके आए थे, जिसमें वो 10+2+3 लेके आए थे। ठीक है, तो 10+2+3 की महत्वपूर्ण अवधारणा किसमें थी? 1986 वाली शिक्षा नीति में थी। और 1986 वाली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। 1986 शिक्षा नीति की एक खास बात और भी थी कि आपको पता है 1992 में POA आया था। क्या आया था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद ही यशपाल प्रसिद्ध हुए थे। फिर NCF आया था चौथा। और हमको ध्यान रखना है कि 1986 की शिक्षा नीति को कई बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1986 की शिक्षा नीति की एक और महत्वपूर्ण बात थी, और वो ये थी कि इससे पहले भारत सरकार में सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। और इस शिक्षा नीति में राजीव गांधी ने शिक्षा विभाग को खत्म करके उसकी जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था, जो MHRD के नाम से आप सबने जरूर पढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने काम किया। कब तक? जब तक नई शिक्षा नीति 2020 नहीं आ गई। क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, और वो क्या हुई कि 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को वापस समाप्त करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया। तो 2020 की शिक्षा नीति की एक और महत्वपूर्ण बात थी, और वो क्या थी कि MHRD के स्थान पे कौन सा विभाग बना? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा विभाग बना। कौन सा विभाग बना? शिक्षा विभाग बना। और ये शिक्षा विभाग स्टेट का नहीं बल्कि सेंटर का है। और वर्तमान में ये शिक्षा विभाग वापस बहुत सालों बाद आया है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनको हमने DP करके आपको दिखाया है। जो धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, आज वो हमारे देश के
शिक्षा मंत्री हैं। आपको पता है इससे पहले कुछ नाम आपने सुने होंगे, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, ये लोग थे मानव संसाधन विकास मंत्री, क्योंकि तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और अभी शिक्षा मंत्रालय है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। हर लफ्ज में सवाल है, ध्यान रखना, आपको जरूर इनमें से कोई बात पूछी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रहेंगी ये बातें। अगली महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो हम सबको पहली महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई, इसकी अधिसूचना कब आई। तो डेट हमने आपके लिए बताई है 29 जुलाई 2020। और मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ ऑथेंटिक है। 29 जुलाई 2020 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 29 जुलाई 2020। क्या ध्यान रखना है? 29 जुलाई 2020 भारत में शिक्षा नीति लागू हुई, नवीन शिक्षा नीति लागू हुई। आप जानते हैं इससे पहले वाली शिक्षा नीति कब थी? 1986 में थी। इसलिए बहुत बार एक सवाल आता है कि साहब 2020 वाली शिक्षा नीति है वो कितने समय बाद लागू हुई? तो हम सबको ध्यान रखना है 86 से 20 तक चलेंगे तो 34 वर्ष आ जाएंगे। कितने? 34 ईयर्स। तो 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति बनी है। एक और खास बात है, ये शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति है। तो ऐसा भी आपको पूछ लें कि भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब थी, तो आप बोलेंगे 1968 में थी, इंदिरा गांधी के समय बनी। लेकिन 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है? तो हम बोलेंगे एनपीई 2020 है, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित करी। और नरेंद्र मोदी हिस्सा हैं सेंट्रल कैबिनेट के, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह अधिसूचना जारी करी। और नई शिक्षा नीति किसने बनाई? कैबिनेट मिनिस्ट्री ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, दरअसल शिक्षा नीति जब बनी तो इसका उद्देश्य क्या था? बहुत सी बातें मैं आपको बता दूं, अभी आएंगी। उद्देश्य अलग, मोटो अलग, आपका आधार वाक्य अलग, ठीक है, स्लोगन अलग। लेकिन हमको आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको ऐसा कुछ रटना ही नहीं है, क्योंकि आपके तो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएगा। और अगर आपको पता है किसी फैक्ट का तो आपका राइट आंसर होगा। वो मोटो के नाम पे स्लोगन दे देगा, स्लोगन के नाम पे थीम दे देगा, थीम के नाम पे प्रिंसिपल दे देगा, प्रिंसिपल के नाम पे पिलर दे देगा, कुछ भी दे दे। बस आपको ये जो मैं अगले आधे घंटे 1 घंटे में बताने वाला हूँ, हर एक बात को ध्यान से सुनना है और उसको 1 या 2 बार रिपीट करना है और अपने हाथों से लिखना है। मुझे इस बात की बहुत चिढ़ होती है कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, कोई पीडीएफ नहीं, क्योंकि पीडीएफ में वही होगा जैसे मैंने भी आपको बताया था कि बेल आइकन दबाएं। आप पता नहीं कितनी बार सुनते हैं लेकिन दबाते नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता। आप जब अपने हाथ से लिखोगे तो मेरा दावा है कि वो चीज़ आपके 100% सही हो जाएगी। और आपको लिखना है, आप ऐसा नहीं बोलना कि सर टाइम कम है। टाइम कोई कम नहीं है, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें बताएंगे इन 40 दिनों में जो चीज़ें परीक्षा में आएंगी। और 100 से ज़्यादा, 120, 150, 180 नंबर तक हम आपको ले जाएंगे, जिनमें से गुंजाइश बहुत कम है कि आपका कोई नंबर कटेगा। तो आप हाथ से सारी चीज़ें लिखना, ओके। अगली महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इस शिक्षा नीति का एक उद्देश्य ये था और एक विजन था सरकार का कि भारत को, चूंकि भारत विकसित देशों की ओर अग्रसर हो रहा है, हम सब जानते हैं। और भारत अब विकसित देश कौन से होते हैं? वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पीटी रेशियो होता है, छात्र शिक्षक अनुपात। आप जानते हैं यूरोप में, यूएस में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? और इसका मतलब भी समझते हैं आप? यानी कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो विकसित देशों में बोलिए, अधिक छात्रों पे टीचर होना चाहिए एक, या फिर कम छात्रों पे? जवाब है कम छात्रों पे। चाहे टीचर की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, तो कम लोगों पे अगर फैसिलिटी ज़्यादा है तो वही तो विकसित होगा ना। तो वहाँ यूरोप में, यूएस में करीब करीब अबाउट 16 बच्चों पे एक टीचर है। और हमारे यहाँ पे ये अनुपात ज़्यादा है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जिनमें 70, 75, 80 बच्चों पे एक टीचर है। तो जब विकसित देशों की श्रेणी में भारत खड़ा होने की और अग्रसर है, रफ्तार से चल रहा है, तो एक विज़न ये भी है कि हम शैक्षिक दृष्टि से भी महाशक्ति बने, हम शैक्षिक दृष्टि से भी सुपर पावर बने। और शैक्षिक दृष्टि से सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान जो कमियां हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। ये विज़न लेके एक कमेटी बनी थी 2016 में। और वो 2016 वाली कमेटी कौन सी थी? सुब्रमण्यम कमेटी। कौन सी थी?
सुब्रमण्यम कमेटी, जो यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा है, 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और ये पहला माइलस्टोन था 2020 की शिक्षा नीति के लिए। लेकिन उसके जस्ट बाद में आपको पता है हमारे देश में इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये कमेटी बनी थी जून 2017 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी मई 2019 में। और मई 2019 में जब ये रिपोर्ट आई तो फिर नई शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में आई। और ख़ास बात, जिस तरह से आपको याद है ना, तो प्रोफेसर यशपाल ने रिपोर्ट दी एनसीएफ 2005 से पहले, एनसीएफ एसई 2000 सेकेंडरी क्लासेस के लिए जो आपका था नेशनल करिकुलम, तो उसके बाद एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी यशपाल ही बने। सेम वैसे ही डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो इसरो के चीफ रह चुके थे, उन्होंने रिपोर्ट दी 2019 में और उनकी इस रिपोर्ट के आधार पर एनपीई 2020 अस्तित्व में आई। तो एनपीई 2020 के अध्यक्ष भी कौन बनाए गए? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 2020 शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? आपको बोलना है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन या के कस्तूरीरंगन। एक और महत्वपूर्ण बात आप याद करें, आपने हमसे एनसीएफ 2000 पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखना, इस चैनल पे हैं क्योंकि क्वालिटी है। तो वहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी आपको याद है, 35 सदस्य, 3 वो जोड़े 38 सदस्य थे ना, 21 फोकस ग्रुप। तो यहाँ सेम वही वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना कि साहब 2020 की जो नवीन शिक्षा नीति है उसमें भी स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है? उसको संचालन करने के लिए कमेटी होती है ना, बाद में फिर बदलाव आएंगे, लेकिन शुरू में तो क्या होगा, उसका संचालन करने के लिए सरकार उसका संचालन नहीं करेगी, एक कमेटी बना देगी। और उस कमेटी के अध्यक्ष भी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन हैं। और उस स्टीयरिंग कमेटी में, उस संचालन समिति में 2020 नवीन शिक्षा नीति की संचालन समिति में कितने मेंबर्स हैं? तो आप बोलेंगे 12 मेंबर्स हैं साहब। कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर्स हैं। और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? नन अदर देन के कस्तूरीरंगन। ये महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आई। 34 वर्ष वाली बात आपको बता चुका हूँ। 2020 वाली शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद आई है, क्योंकि इससे पहले वाली थी 1986 में और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। और बहुत खास बात, एमएचआरडी की स्थापना 1985 में हुई थी, राजीव गांधी ने करी थी। लेकिन अभी एमएचआरडी के स्थान पे कौन सा विभाग बन गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा विभाग बन गया केंद्र में। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में शिक्षा नीति को, नवीन शिक्षा नीति को एनपीई 2020 एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। कौन सा राज्य था? कर्नाटक, जिसने 2021-22 में ही 2021-22 के सेशन, ये स्कूल का सत्र है, 2021-22 के सत्र से ही नवीन शिक्षा नीति को लागू कर दिया। और ये भी याद रखना, दूसरा स्टेट था एमपी। दूसरा कौन सा था? एमपी। हमारे राजस्थान में भी बहुत से काम हो चुके हैं एनपी को लागू करने की तरज पे, और हो सकता है अगले सेशन में राजस्थान में भी ये लागू हो जाए। प्रोसेस में है बहुत से स्टेट। और याद रखना है, पहला राज्य कौन सा? कर्नाटक, और दूसरा कौन सा? एमपी। एक और बात जो बेहद खास, और वो ये है कि हम सब ने पढ़ा है कि हमारे देश में आरटीई 2009 आने के बाद शिक्षा का मूल अधिकार कितने वर्ष के बच्चों को मिला? जवाब था 6 से 14 वर्ष। कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। और अब नवीन शिक्षा नीति आने के बाद पता है आपको क्या हुआ है? नवीन शिक्षा नीति आने के बाद ये जो शिक्षा का मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, जिसको शॉर्ट में हम आरटीई बोलते हैं, ये राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ गया। और 6 से 3 साल उधर ज़्यादा हो गया तो 3 वर्ष से शुरू हो गया, और 14 से 4 साल और इधर जुड़ गया तो 18 वर्ष हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शिक्षा का अधिकार अब कौन से एज ग्रुप के लिए है? तो हम बोलेंगे साहब ये 6 से 14 नहीं, बल्कि 3 से 18 वर्ष के लिए है। पर ये बात नवीन शिक्षा नीति लागू होने के बाद हुई है, उससे पहले 6 से 14 ही रहेगा। तो कितनी बातें मैंने आपको बताई, पूरी बातें क्लियर हुई? एनपीई 2020 कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020। देश की पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। उन्होंने रिपोर्ट कब दी? 2019 में। इससे पहले कौन सी समिति बनी? सुब्रमण्यम समिति बनी। रिपोर्ट दी कब? 2016 में। सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी में कितने मेंबर? आप बोलेंगे 12 मेंबर।
इसके स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन? आप बोलेंगे डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। देश में कौन सा राज्य था जिसमें पहली बार नवीन शिक्षा नीति या एनपीई 2020 लागू हुई? आप बोलेंगे कर्नाटका। कर्नाटका में कौन से सेशन से लागू किया? 2021-22 से। दूसरा राज्य कौन सा? तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। तीसरी बात, एमएचआरडी की स्थापना कब हुई? 1925। और अभी एमएचआरडी के स्थान पे कौन सा विभाग बन गया? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले शिक्षा मंत्री देश के कौन थे? आपको ध्यान है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत से लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। हम पढ़ते थे जब, हमने आरएस दिया था, आईएएस दिया था, तो बहुत से नाम आते थे। अर्जुन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इवन आपके केसी पंत थे, स्मृति ईरानी थी। ये बहुत लोग एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में और शिक्षा मंत्रालय के बारे में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। शिक्षा का अधिकार वर्तमान में कौन से एज ग्रुप के बच्चों को है 2020 लागू होने के बाद? तो हम बोलेंगे 3 वर्ष से 18 वर्ष। प्यारे बच्चों, ये बात आपको यहाँ आ गई ना। अब चलें दूसरे पेज पे। हर एक लफ्ज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबके नोट्स बनाने हैं। मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ, हर एक को आप ना केवल अपने दिलो दिमाग में बसा लेना, बल्कि अपने स्पाइरल में भी हर एक चीज़ को नोट डाउन कर लेना। इस बार मंजिल मिलेगी 2023 में, कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, अब चलते हैं साहब आगे, और आगे ओके, आगे बेहद खास बात, और वो ये है, चल रहा है ना वीडियो? ओके, रात को वीडियो बना रहा हूँ गाँव से। चलिए, हम सब जानते हैं 10+2+3 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू हुआ था। अब इसके स्थान पे क्या आ गया? अब इसके स्थान पे आ गया 5+3+3+4। ये फिगर याद रखना, 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4। तो अभी 4 स्टेजेस हम आपके सामने लाएंगे, 5+3+3+4। अब देखिए, अगर 5+3+3+4 का आप जोड़ करें तो कितना होता है? 5 3 8, 8 7 15, 15 हुआ ना। और अगर 10 2 और 3 का जोड़ करें तो भी कितना होता है? 15 होता है, ठीक है ना। पर फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ मैंने आगे लिखा ना 3+12, इसमें 12 वर्ष तो स्कूली शिक्षा के होंगे, ठीक है। और उससे पहले वाले 3 वर्ष होंगे, वो दरअसल कक्षाएं नहीं होंगी। उन 3 वर्षों में कक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि काम तो होगा स्कूल में ही, पर बच्चे स्कूल में मज़े करेंगे, खेलेंगे। तो 3+12 भी है। अब ये 4 जो स्टेज हैं, वो कौन सी स्टेजेस हैं इसकी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए आप, पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज या फंडामेंटल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की। 4 शब्द रट लेना। वैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार लिखोगे तो समझ लेना बस, क्योंकि रटने वाले शब्द के तो हम खिलाफ हैं। जब से एनसीएफ, आरटी और अब तो नवीन शिक्षा नीति, ये सब रोट मेमोराइजेशन के खिलाफ है। रटने वाली बात करने वाले परीक्षा से गए। ओके, रटने के दिन गए, अब तो समझने के दिन आए, याद है ना आपको? ओके, तो 4 शब्द याद रखना। पहला फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा सेकेंडरी स्टेज। ये 4 शब्द आप आराम से याद रख सकते हैं। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। आप ये नहीं बोलेंगे, किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सिर्फ हिंदी में बोलो आप, तो हिंदी में नहीं, परीक्षा में इंग्लिश में ही आएगा बेटा, ऐसे ही आएगा। तो वैसे ऑप्शन मिलेंगे, आप आराम से समझ लोगे इसको। फाउंडेशनल या फंडामेंटल पहला, प्रिपरेटरी दूसरा, मिडिल तीसरा, सेकेंडरी चौथा। ये 4 शब्द हैं, 4 स्तर हैं। ओके, फंडामेंटल स्टेज क्या है? देखो, 5 3 3 4 है ना, तो शुरुआत कब से होगी? शुरुआत होगी 3 वर्ष से। कहाँ तक जाएंगे? 18 वर्ष तक जाएंगे ना। तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की जो होगी, उसमें बच्चा कब एडमिशन लेगा? बच्चा एडमिशन लेगा कितने साल का? बोले कितने साल का बच्चा एडमिशन लेगा? बच्चा एडमिशन लेगा 3 वर्ष का, क्योंकि 3 से 18 है ना खेल। तो 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन लेगा, और उसमें 5 साल वो स्कूल में बिताएगा। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसलिए ऐसा भी ऑप्शन, कैसा भी ऑप्शन आ सकता है परीक्षा में। फाउंडेशनल स्टेज या फंडामेंटल स्टेज का समय 3 से 8 वर्ष। बात समझ में आ रही है? फिर 8 वर्ष का हो गया, उसके बाद 5+3 आया ना, तो 8 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 11 वर्ष। तो प्रिपरेटरी स्टेज का समय हो गया 8 से 11 वर्ष। फिर मिडिल स्टेज का मतलब 11 में 3 जोड़े तो हो गया 11 से 14 वर्ष। और फिर सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों हैं, 12वीं तक की बात सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी स्टेज में 4 साल जोड़ेंगे, तो इससे पहले 11 से 14 था, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 से 18 वर्ष। तो 3 में 5 जोड़े 8 आ गया, 8 में 3 जोड़े 11 आ गया, 11 में 3 जोड़े 14 आ गया,
और फिर 14 में 4 जोड़े 18 आ गया। तो ये ढांचा है पूरा 3 से लेके 18 वर्ष तक। इसको मैंने नीचे वैसे भी दिया है, देख लें आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिक्षा नीति में ऐसा विकल्प आपको बहुत संभावनाएं मिलेगा, 4 विकल्प दे देंगे, ध्यान रखना। किसी विकल्प में आपको दे देंगे 3 + 3 + 4 + 5, किसी में दे देंगे 4 + 3 + 5 + 3। आपको वही करना है जिसमें आपको दिया होगा 5 + 3 + 3 + 4। ये वर्तमान नवीन शिक्षा नीति NPE 2020 का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 + 3 + 3 + 4 याद रहेगा प्यारे बच्चों? ओके, यानी सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसकी उम्र होगी 3 साल। कितनी होगी? 3 साल। फिर 5 साल तक वो रहेगा तो हो जाएगा 8 साल का। फिर आएगी दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में वो 8 साल पे तो है और फिर 3 साल तक और बिताएगा स्कूल में, तो फिर 11 साल का हो जाएगा। फिर 11 साल का तो है, अगले 3 साल बिताएगा तो 14 साल का हो जाएगा। फिर 14 में 4 साल बिताएगा तो 18 साल का हो जाएगा। तो 4 स्टेज हो गई। पहली स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। क्या नाम है? फाउंडेशनल स्टेज, जो 3 से 8 वर्ष एज ग्रुप में आएगी। दूसरी स्टेज का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 8 से 11 वर्ष के ग्रुप में आएगी। तीसरी स्टेज का नाम है आपकी मिडिल स्टेज, जो 11 से 14 वर्ष के एज ग्रुप में आएगी। और चौथी स्टेज है आपकी सेकेंडरी, जो एक एक करके पढ़ेंगे हम इनको, चिंता नहीं करें, जो आपकी 14 से 18 में आएगी। तो ये बात क्लियर हुई? आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि साहब प्रीपेटरी स्टेज का समय है, प्रीपेटरी स्टेज का संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला 3 से 8, दूसरा 8 से 11, तीसरा 11 से 14, चौथा 14 से 18। तो बोलिए प्रीपेटरी स्टेज कौन सी होगी? 8 से 11 आप आंसर कर देना। या फिर बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज कौन सी है? तो जिसने पढ़ाई नहीं है वो सेकेंडरी स्टेज 8 से 11 करके आएगा, क्योंकि ये 2 नंबर पे आ रही है। लेकिन आपको नहीं करना है, सेकेंडरी स्टेज सबसे अंत वाली है, 14 से 18। मिडिल स्टेज कौन सी है? तो जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर दोगे। मिडिल स्टेज का समय है 11 से 14। तो प्यारे बच्चों, 4 स्टेज आप फिर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 स्तर। पैटर्न है 5 + 3 + 3 + 4। 4 स्टेजेस कौन सी हुई? 3 से स्टार्ट होके 3 में 5 जोड़े, 3 से 8 वर्ष। पहली फाउंडेशनल स्टेज या फंडामेंटल स्टेज, दूसरी प्रिपेटरी स्टेज, 8 में 3 जोड़े तो 8 से 11। फिर तीसरी मिडिल स्टेज 11 से 3 तो 11 से 14 हो गया, 11 में 3 तो 11 से 14 हो गया। और अंतिम है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल तक चलेगी, 14 के बाद तो 14 से 18 वर्ष हो गया। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अब हम एक एक करके इनकी बहुत खास और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। वापस आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, लिखा है, तो ये ज़ाया नहीं जाना चाहिए मेरी मेहनत। 5 + 3 + 3 + 4। ओके, अब सबसे पहले 1 नंबर पे फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज कितने समय के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। कितने समय के लिए है? 5 वर्ष के लिए है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। और ये 5 वर्ष वाली बात यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली क्लास में बच्चा नहीं जाएगा डायरेक्ट, बल्कि 3 साल तो वो स्कूल में मज़े करेगा। मैं किसी को सुन रहा था कि मासूम सा बच्चा, आपने हमें भी सुना होगा, पहली बार जब स्कूल जाता है तो वो समझता है इस दुनिया में इससे बड़ा कोई गम नहीं है जिसको स्कूल में जाना बोलते हैं, तो वो नहीं जाता। हम हो सकता है ज़बरदस्ती उसको भेजें। बहुत पहले तक ये था, लेकिन अभी बहुत से बदलाव आए हैं। और NPE 2020 आने के बाद तो कमाल होंगे, क्योंकि पता है आप मुझे एक बात बताएं, छोटे बच्चे को आप एक तो स्कूल भेजना चाहेंगे, आपके सबके जिनके बच्चे हैं वो मेरे को सुन रहे होंगे, या आप उनको उसको दोस्तों के साथ, खिलौनों के साथ खेलने के लिए भेजोगे, तो बोलिए बच्चा कहाँ जाना चाहेगा? खेलने के लिए जाना चाहेगा। अब नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चे को खेलने के लिए भेज दो, स्कूल मत भेजो, खेलने के लिए भेज दो, पर स्कूल में ही हम उसको खिलाएंगे, इसलिए स्कूल में भेज दो। हालांकि बहुत पहले से आपको पता है LKG UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, प्लेवे स्कूल, इसलिए तो चलते हैं। तो अब बच्चा स्कूल जाएगा 3 साल का होते ही। ठीक है, अभी तक 3 साल के मतलब 6 साल का एडमिशन लेते हैं ना स्कूल में, फर्स्ट क्लास में। उससे पहले आंगनबाड़ी की व्यवस्था थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से थी नहीं, या जो भी था। तो अब NP 2020 ये कहती है कि अब 3 साल का होते ही बच्चे को भेज दो स्कूल में। क्या करने? पढ़ने नहीं, खेलने। तो बच्चा स्कूल चला गया। अब बच्चा तो स्कूल गया, वो 3 वर्ष तक क्या करेगा? खेलेगा। क्या करेगा? खेलेगा। 3 साल तक केवल खेलेगा। और 3 साल तक वो जो खेलेगा उसको बोलेंगे प्री प्राइमरी। उसको क्या बोलेंगे? प्री प्राइमरी। और उसी का दूसरा नाम है आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी में कितना समय बिता देगा वो? 3 वर्ष। स्कूल में कितने साल का गया? 3 वर्ष का गया। और खेलने में, स्कूल में खेलने में कितने समय बिताए?
3 साल, तो अब वो कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया। और 6 साल का होते ही उसको पहली क्लास में बैठा दो। 7 साल 6 साल का हो गया तो पहली क्लास में बैठा दिया आपने, ठीक है? और फिर पहली क्लास पास करी, 1 साल बाद किस में? दूसरे में बैठा दो। और दूसरी पास करते ही फाउंडेशनल स्टेज खत्म। इसका मतलब फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे ने 5 वर्ष तो बिताए, पर उनमें से वास्तव में क्लास 1 और क्लास 2 में तो केवल 2 वर्ष ही बिताए। कितने वर्ष बिताए? 2 वर्ष बिताए। 3 वर्ष तो प्री प्राइमरी था। ओके? तो पहली जो फाउंडेशनल स्टेज है उसका कुल समय है 5 वर्ष, लेकिन क्लास शुरू होगी 3 वर्ष के बाद। इसलिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कौन सी कक्षा पास कर लेता है? आपको बोलना है साहब, दूसरी कक्षा पास कर लेता है। समझ में आ गई आपको बात? पहले अविभक्त इकाई चली थी, वो लगभग ऐसा ही पैटर्न था। तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा दूसरी क्लास पास कर लेगा, और फाउंडेशनल स्टेज बच्चा पास कर लेगा तो वो स्कूल में कितना समय बिता देगा? ऑप्शन आ सकता है, बोलिए कितना समय बिता देगा? 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आप बोलेंगे साहब 5 वर्ष। और फाउंडेशनल स्टेज पूरी करते ही बच्चा कितने साल का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 8 वर्ष। कितने वर्ष का हो जाएगा बच्चा? 8 वर्ष का हो जाएगा जब उसका फाउंडेशनल स्टेज पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, इस स्टेज की खास बात क्या है? तो बहुत खास बात सुन लेना। पहली खास बात तो ये है कि यहाँ चूंकि बच्चा स्कूल में पढ़ेगा नहीं बल्कि क्या करेगा? खेलेगा। कई प्रकार के खेल खेलेगा, तो मल्टी लेवल प्ले होगा। दूसरी बात, जब वो खेलेगा तो कुछ ना कुछ हम उसको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो खेल खेल में अब हम नहीं भी कोशिश कर रहे हैं तो भी कुछ वो तो सीखेगा, तो उसको बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फाउंडेशनल स्टेज की खास बात क्या हो गई? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या गतिविधि आधारित सीखना। जो भी गतिविधि करेगा उसमें कुछ ना कुछ सीखेगा, और यहाँ वो भाषा भी सीखना शुरू करेगा। हालांकि सेंटेंस बिल्डिंग नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शब्द लिखा है, देखो, भाषा कौशल, यानी बोलने का कौशल आएगा उसको। कौशल का मतलब शब्द बोलने शुरू कर देगा, है ना, अधूरे टूटे हुए वाक्य बोलेगा। तो भाषा का कौशल विकसित हो रहा है। कौशल का मतलब किसी भी काम को हम बेहतर तरीके से करें, तो बच्चा बेहतर तरीके से बोलना शुरू कर देगा। एक तो वो घर में ही रहेगा, एक वहाँ कितने बच्चों के साथ रहेगा, चीज़ें, टीचर्स और इंटरेक्शन होगा, कितना खुल जाएगा वो, तो कितना अच्छा बोलना सीखेगा। बोलिए सीखेगा नहीं सीखेगा? तो 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो बच्चा खेल खेलेगा, मल्टी लेवल कई प्रकार के खेल खेलेगा। दूसरा, बच्चा खेल में जो गतिविधियाँ करेगा उनसे कुछ लर्न करेगा, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। और दूसरा, भाषा का कौशल उसमें विकसित होगा। ठीक है? खास बात, इस लेवल पे कोई परीक्षा नहीं होगी, इस लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी, नो एग्ज़ाम। और बहुत खास बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात, और वो क्या है? वो है ये शब्द। कौन सा शब्द है? ECCE। बोलिए कौन सा शब्द है? ECCE। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, ध्यान रखना, ECCE जो टर्म है, ये आपने पहले भी सुनी होगी। ECCE टर्म है 6 वर्ष तक। यानी ECCE वो केवल वो जो 3 साल विद्यालय में प्री स्कूल में या प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी में बिताएगा ना, उसी के लिए कहते हैं। और इसका पूरा नाम आप देखिए, कुछ फुल फॉर्म है, मैं आपको दूंगा। फुल फॉर्म है E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, अगला जो C है उससे केयर, और लास्ट वाला E है उससे एजुकेशन। यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी यहाँ बच्चे का जो आरंभिक बचपन है, आरंभिक बचपन में वो स्कूल में रहेगा, ठीक है? तो आरंभिक बचपन की देखभाल की जाएगी। देखभाल करने का मतलब, घर में भी आरंभिक बचपन उसका बीतेगा, लेकिन पता नहीं घर में कैसा माहौल है, तो हम आरंभिक बचपन की केयर थोड़ी कर पा रहे हैं। स्कूल में उसकी आरंभिक बचपन की केयर होगी, और साथ में वो कुछ सीखेगा भी। तो इसको नाम दिया गया है ECCE, आरंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये 6 साल तक रहेगा। क्या रहेगा? 6 साल तक का। 2025 तक भारत का हर बच्चा इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा टारगेट है, जिसको बोलते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये ECC की टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे साहब कैसा प्रश्न आ सकता है? तो इस पे कैसा भी प्रश्न आ सकता है। हमारे साथ रहेंगे तो हम शब्दों से खेलना, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना आपको सिखा देंगे। फिर कैसे भी घुमा के पूछ ले आप कर दोगे, ये हमारा दावा है। बस ध्यान से हमें सुनते जाना है, और 40 दिन हमारे साथ बिताने कम से कम। तो ध्यान रखना, ECCE कहाँ तक? 6 वर्ष तक।
ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ईसीसीई क्या होता है? ईसीसीई में वो 3 साल तक स्कूल में खेले गए खेल और बिताया गया समय है जिसमें बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। क्या ईसीसीई क्लास 2 तक है? जवाब है नहीं। ईसीसीई तो पहली क्लास से पहले का समय है जो बच्चे ने स्कूल में बिताया है। ये बात समझ में आई आपको? तो ईसीसीई चूंकि 3 वर्ष तक का है, 3 वर्ष का वो समय है जो उसने स्कूल में बिताया है, 6 वर्ष तक का समय है, ध्यान रखना। तो 6 वर्ष तक का जो समय है वो फाउंडेशनल स्टेज में काउंट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज में कुल 5 वर्ष हैं। 3 साल का वो आया था, 3 साल उसने यहाँ बिताए थे। तो याद रखना, ईसीसीई का संबंध किससे है? ईसीसीई का संबंध इससे है। किससे है ईसीसीई का संबंध? हम बोलेंगे साहब ईसीसीई का संबंध है इससे, केवल इससे। कक्षा 1 और 2 से नहीं है, ये ध्यान रखना। पर चूंकि ये वाले 3 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज में शामिल हैं, इसलिए ईसीसीई को हम किस में शामिल करते हैं? फाउंडेशनल स्टेज में शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो फाउंडेशनल स्टेज फिर सुन लें। 3 वर्ष का बच्चा जाएगा स्कूल में और 5 वर्ष वो बिताएगा स्कूल में। तो फाउंडेशनल स्टेज में 8 वर्ष का होगा तब तक ये चलेगी और इसमें बच्चा मल्टी लेवल प्ले सीखेगा, बीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीखेगा, उसके भाषा कौशल का विकास होगा और उसके पूर्व बचपन की देखभाल भी होगी, साथ में शिक्षा भी उसको मिलेगी। अब है नंबर 2, दूसरी प्रीपरेटरी स्टेज। दूसरी कौन सी है? प्रीपरेटरी स्टेज। तो ये पैटर्न क्या था? 5 जोड़ 3, 5 तो हो गया, 8 साल का वो हो गया। अब अगले 3 साल, और अगले 3 साल में कोई झंझट नहीं है। अगले 3 साल में वो 3rd, 4th एंड 5th, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में पास हो जाएगा। तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में वो 3 साल बिताएगा। इसका मतलब प्रीपरेटरी स्टेज में अब क्या होगा? तो 3 बेहतरीन बातें यहाँ पे मैंने आपके लिए ली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है, प्रीपरेटरी स्टेज में इंटरेक्टिव लर्निंग होगा थ्रू प्ले। यानी वो क्या कर रहा है? उसने खेलना शुरू किया, पहले 3 साल तक खेला, फिर पहली और दूसरी में भी खेलना जारी रहेगा उसका, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ सीखना शुरू हो गया। फिर क्या होगा? जब तीसरी क्लास में आएगा, चौथी क्लास में आएगा, 5वीं क्लास में आएगा तो उसका खेल जारी रहेगा। पर खास बात, अब वो इंटरेक्टिव लर्निंग करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? इंटरेक्टिव लर्निंग। एक बात बताता हूँ आपको, आपने जीन पियाजे पढ़ा है? अगर आप में से कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीन पियाजे हमसे नहीं पढ़ा, तो मेरे इन वीडियोस में जीन पियाजे मिल जाएगा आपको। आप पीछे जाके जीन पियाजे पढ़ लेना, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। 2020 की शिक्षा नीति में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से माना गया है। क्या? कि साहब बच्चे का विकास संज्ञानात्मक चरणों में होता है। मतलब आपको याद है, जीन पियाजे बायोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, जैविक मैच्योरिटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, जैविक परिपक्वता की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही वो पर्टिकुलर चीज़ों को सीखता है, उससे पहले नहीं सीख सकता। तो इंटरेक्टिव लर्निंग पहले वाली स्टेज में नहीं हो सकती। इंटरेक्टिव लर्निंग तो अब होगी दूसरी स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं प्रीपेटरी स्टेज, प्रीपेरेटरी स्टेज बोलते हैं दरअसल इसको। ओके, तो पहली महत्वपूर्ण बात इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग होगी खेल के माध्यम से। दूसरी बात, पहली स्टेज में भाषा का कौशल विकसित हुआ ना। भाषा कौशल का मतलब वो अभी सेंटेंस बनाना नहीं सीखा है, लेकिन यहाँ वो सेंटेंस बनाना सीख लेगा। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में वो सीखेगा। इससे पहले भी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मैं आपको बता दूं, मातृभाषा हो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज बोलें, चाहे मदर टंग बोलें, चाहे होम लैंग्वेज बोलें, एक ही बात है। होम लैंग्वेज से शुरुआत होगी बच्चे की इस ज़िंदगी की, तो पहली स्टेज में भी होम लैंग्वेज रहेगी, मातृभाषा रहेगी, और दूसरी स्टेज में भी रहेगी। तीसरी स्टेज में कुछ बदलाव आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। तो यहाँ मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में सीखेगा। और तीसरी बात बहुत शानदार, और वो क्या है? वो है एक टर्म, याद रखना, और वो टर्म है FLN। दरअसल ये मोटो भी है, ये स्लोगन भी है, ये प्रिंसिपल भी है NPE 2020 का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। FLN की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। F से बनेगा फाउंडेशनल, L से बनेगा लिटरेसी, एंड N से बनेगा न्यूमरेसी। यानी हिंदी में अगर बोलें तो आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता। आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता मतलब क्या है इसका? मतलब अब बच्चा जो दूसरी स्टेज में आया है उसको कुछ बेसिक संख्या ज्ञान, संख्यात्मक कौशल उसका विकसित हो, और वो लिटरेसी कौन होते हैं? साक्षर कौन होते हैं? जो वाक्य बोल सकें, वाक्य लिख सकें। तो यहाँ वो लिखना, बोलना और साथ में गणित, इनको सीख लेगा। इसके लिए एक टर्म आती है
FLN एक प्रोग्राम है ये, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हिंदी में बोलेंगे क्या बोला अभी मैंने, आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, वाक्य बनाना हो गया साक्षरता, आधारभूत साक्षरता मतलब बोल लेगा लिख लेगा, बोलना लिखना शुरू कर रहा है यहाँ पे, और 1000 तक की गिनती को वो लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर रहा है, और कहीं ना कहीं गणित के जोड़ बाकी भी यहाँ से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसको बोला गया है संख्यात्मक कौशल, इसको बोला गया फाउंडेशनल न्यूमरेसी। और वाक्य बनाना बोलना लिखना इसको बोला है फाउंडेशनल लिटरेसी। तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी दोनों एक साथ हो जाएंगे FLN में। किस में हो जाएंगे? FLN। और FLN प्यारे बच्चों होगा स्टेज नंबर 2, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा तीसरी चौथी पांचवी क्लास में रहेगा। तो आप स्कूल में जाओगे, अभी गए थे इंटर्नशिप में, आपने देखा ना तीसरी चौथी पांचवी के बच्चों को हम संख्या ज्ञान और ये दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण भी पढ़ा रहे हैं, गणित भी पढ़ा रहे हैं, हल्के हल्के जोड़ बाकी गुना भाग भी सिखा रहे हैं। तो इसलिए है एक महत्वपूर्ण बात कि FLN का एक गोल रखा गया, लक्ष्य रखा गया है 2025 कि 2025 तक ये लक्ष्य है कि भारत का हर बच्चा कम से कम संख्यात्मक और भाषात्मक आधारभूत योग्यता प्राप्त कर ले। 2025 लक्ष्य है। मैं लक्ष्य की बात वापस भी करूंगा आपके सामने, याद रखना। लेकिन एक और बात यहाँ पे बताई गई है, FLN वाला जो ये टारगेट है, आप फील कर रहे हो कि साहब बोलना लिखना तीसरी चौथी पांचवी, गणितीय संख्याओं को समझना तीसरी चौथी पांचवी, बोलिए कहाँ पे हो जाएगा? तो आप बोलेंगे साहब तीसरी में हो जाता है बच्चे का। तो याद रखना, ये 2025 का जो टारगेट रखा गया है ये 3rd स्टैंडर्ड के लिए है। कौन से स्टैंडर्ड के लिए है? 3rd स्टैंडर्ड के लिए है। यानी तीसरी क्लास का भारत का हर बच्चा FLN हासिल कर लेगा। तीसरी क्लास का भारत का हर बच्चा संख्यात्मक कौशल और वाक्य बनाना सीख लेगा। तीसरी क्लास का तक का हर बच्चा भारत में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर लेगा। इसको बोलते हैं FLN। और टारगेट का समय है 2025। अभी मैंने आपको एक ही डेट बताई 2025, याद रखना, कहीं 2030 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, ध्यान रखना है। ओके, तो चिंता की बात नहीं बच्चों। प्रिपरेटरी स्टेज में तीसरी चौथी पांचवी तीनों हो जाएंगी। एक तो बच्चा खेल के माध्यम से इंटरेक्शन करेगा, सीखना शुरू कर देगा, भाषा उसकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होम लैंग्वेज रहेगी। और FLN की बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 स्टेज होगी, पहली फाउंडेशनल लर्निंग जिसमें केवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा, केवल भाषा के कौशल का विकास होगा। और पहले 6 वर्ष तो केवल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के हैं, कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ परीक्षा होगी, आपको पता है, तीन अभी नई शिक्षा नीति में 3 जगह पर असेसमेंट होगा, तीसरी में, पांचवी में और 8वीं में। वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो प्रिपरेटरी स्टेज की तीनों बातें याद रखेंगे, इंटरेक्टिव लर्निंग, लैंग्वेज की बात याद रखेंगे, FLN जरूर याद रखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब है तीसरी स्टेज। तो याद है आपको क्या था? क्या था? 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4, यही तो पैटर्न है। पहले 5 साल बिता दिए उसने आपके फाउंडेशनल स्टेज में, 2 क्लास पास कर ली, पहले 5 साल में कर ली ना। उसके बाद अगले 3 साल 5 जोड़ 3 था ना, उसमें 5वीं क्लास उसने पास कर ली। तो अब उसकी उम्र हो गई 8 में 3 जोड़ो तो 11 वर्ष, 11 वर्ष उम्र हो गई, 5वीं उसने पास कर ली। अब आता है छठी क्लास में। किस में आता है? छठी क्लास में। तो यहाँ एज ग्रुप, छठी क्लास में एज ग्रुप क्या रहेगा पता है आपको? छठी क्लास में आएगा तो उसका एज ग्रुप रहेगा 8 से 11 है। अब 8 से 11 की बात करेंगे। और ये 3 साल का खेल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात। यहां पहली महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यानी यहां बच्चा सीखेगा किसके द्वारा? प्रयोगों के द्वारा, खुद करके। एक तो लर्निंग बाय डूइंग होता है, एक लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट होता है, दोनों में फर्क है। लर्निंग बाय डूइंग में तो कहीं कहीं ना कहीं रटने का भाव आता है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। हर चीज को वो खुद जानेगा, प्रयोग करके हर चीज पे एक्शन करेगा। पियाजे आते हैं ना याद आपको, बच्चा नन्ना वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है। तो छठी से महत्वपूर्ण बात शुरू हो जाएगी, मिडिल स्टेज से महत्वपूर्ण। ये वैसे भी चिंता की बात नहीं, मिडिल क्लास आज भी हम किसको बोलते हैं? 8वीं तक को बोलते हैं ना, छठी से 8वीं, ठीक है। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? 9वीं 10वीं को बोलते हैं। सीनियर सेकेंडरी 11वीं 12वीं को बोलते हैं। तो सेकेंडरी यहाँ भी 9वीं से लेकर 12वीं है, मिडिल यहाँ भी छठी से लेकर 8वीं है। और पहली जो प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं, उसके यहाँ पे 2 भाग कर दिए। प्राइमरी के कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए, एक तो प्रिपरेटरी और एक फाउंडेशनल। तो बहुत सिंपल है, प्रिपरेटरी पहले फाउंडेशनल हो गई, उसके बाद प्रिपरेटरी होगी, प्रिपरेटरी में वो 5वीं क्लास पास कर लेगा। और उसके बाद मिडिल स्टेज में छठी 7वीं 8वीं क्लास होगी। ये 3 साल का प्रोग्राम क्या रहेगा? एक तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसमें होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, छठी क्लास से व्यावसायिक इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इस नाम को मैंने भी पहली बार देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी तो नहीं है ये बात।
पर वास्तव में व्यावसायिक इंटर्नशिप का मतलब बड़े बड़े बिजनेस करना नहीं है, बल्कि व्यावसायिक इंटर्नशिप का मतलब, वोकेशनल इंटर्नशिप का मतलब, बच्चा, हमने कभी, आपने हमसे प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा है कभी किसी किसी क्लास में, उत्कर्ष में या कहीं भी? शायद नहीं पढ़ा होगा। चलिए, यूएस में, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें यूएस से ली गई यहाँ पे, क्योंकि विकसित राष्ट्र बनाना है ना, भारत एजुकेशन के लिहाज से दुनिया का सुपर पावर बनेगा ना, तो तभी तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो छठी क्लास में क्या होगा, बच्चा जब जाएगा तो यहीं से मामला शुरू होगा कि बच्चा अब, चूंकि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया उसने, तो अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा बहुत से प्रैक्टिकल काम सीखेगा जो उसको बाकी जिंदगी में काम आएंगे, प्रयोजनवाद की तरह, प्रोजेक्ट मेथड की तरह। यानी यहाँ बच्चा मोबाइल के काम भी सीखेगा, यहाँ बच्चा गार्डनिंग भी सीखेगा, यहाँ बच्चा कारपेंटर के काम भी सीखेगा, यहाँ बच्चा छोटे मोटे आपके जो भी हैं इलेक्ट्रिक के काम सीखेगा, चीज़ों को जोड़ना तोड़ना चलाना, जो भी अपनी आम जिंदगी में, जो भी उसके आने वाले भविष्य में, यानी ये तमाम काम आपको पता है। कहते हैं ना कि साहब यूएस में एक मैकेनिक भी उतने पैसे कमाता है जितना वहाँ का अधिकारी पैसे कमाता है। विकसित देशों में ऐसा ही तो होता है ना? क्यों? क्योंकि हर किसी को हर काम के लिए ज़रूरत है, एक्सपर्ट चाहिए। तो वो पता नहीं कौन से काम में एक्सपर्ट होगा, बाद में एक्सपर्ट बनेगा, पर अभी वो केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल करके भी तो सीख रहा है, ये भी तो लर्निंग है। इसको बोलेंगे वोकेशनल इंटर्नशिप। और याद रखना, वोकेशनल इंटर्नशिप छठी क्लास से शुरू, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग छठी क्लास से शुरू, या फिर वोकेशनल इंटर्नशिप और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दोनों का संबंध कौन सी स्टेज से, हम बोलेंगे मिडिल स्टेज से। और तीसरी और बहुत खास बात, कोडिंग। आपने नाम सुना होगा कोडिंग, मुझे लगता है जरूर प्रश्न आएगा परीक्षा में इस पे। कोडिंग का क्या मतलब? आपके घर में कोई आपके इंजीनियरिंग कर रहे होंगे बच्चे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, एमबीए कर रहे होंगे, उनको बोलना कोडिंग क्या होता है, बता देंगे आपको। कोडिंग दरअसल क्या है, आपको याद है ब्रूनर ने भी कोडिंग शब्द बोली थी कि बच्चा कोडिंग के थ्रू इनेक्टिक इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक प्रोसेस में जाएगा। सॉरी। तो कोडिंग दरअसल क्या होता है, सुन लें। अब बच्चा संज्ञानात्मक चरण के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया, बायोलॉजिकल रूप से मेच्योर हो गया, तो अब वो बहुत सी दूसरी चीज़ें सीखेगा। और हमारे देश में अगर ये काम होता है तो बहुत मजा आएगा कि साहब अब बच्चा कोडिंग सीखेगा। कोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग का मतलब है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग विकसित हो जाएगी, यानी हर चीज़ के बारे में विश्लेषण करके सोचेगा। फालतू की बेवकूफ़ों की तरह अब तक जो हो रहा है ना, रटना, किसी ने कह दिया हम वैसे लकीर के फ़कीर बन गए, नो। क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होगी, अब क्रिएटिव थिंकिंग शुरू होगी, अब वो खुद से ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेगा, अब वो दूसरों से कम्युनिकेट भी करेगा, अब दूसरों के साथ हिल मिल के हर समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप करना सीख लेगा। तो कोडिंग का मतलब होता है समस्या समाधान करना। कोडिंग का मतलब होता है दूसरों से कम्युनिकेट करके वर्तमान परिस्थिति में सही समस्या का सॉल्यूशन या एक एक हल निकाल लेना। कोडिंग का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक चिंतन शुरू हो जाएगा। कोडिंग का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन शुरू हो जाएगा, इनोवेशन आएंगे, आइडियाज आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। तो 3 बातें याद रखेंगे मिडिल स्टेज की। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कौन सी? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वोकेशनल इंटर्नशिप और कोडिंग। ये इंग्लिश के शब्द हैं तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगे। प्रयोग के द्वारा सीखना, ठीक है ना। एनपीई 2020 की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रयोग द्वारा सीखना एक मोटो है, एक उद्देश्य है, ठीक है। व्यावसायिक इंटर्नशिप बता चुका हूँ आपको, कोडिंग बता चुका हूँ। कोडिंग फिर सुन लें क्या है। कोडिंग में समस्या का समाधान करना सिखाया जाएगा बच्चे को, कैसे भी समस्या आए वो समाधान कर लेगा, इनसाइट डेवलप होगी। कोडिंग में क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक चिंतन होगा। कोडिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग विकसित होगी। कोडिंग में कम्युनिकेशन वगैरह होंगी। और कोडिंग में समस्याओं के समाधान करने उसको आ जाएंगे, खुद ही कर लेगा, हालांकि दूसरों के सहयोग भी उसको मिलेंगे। ओके। और फिर आखिरी अवस्था है सेकेंडरी स्टेज। बच्चा 8वीं पास कर लेगा और छठी 7वीं 8वीं के 3 वर्ष और जुड़ गए, 11 वर्ष में तो 14 वर्ष का हो गया। अब 14 वर्ष का हो गया तो उसकी स्कूली एजुकेशन का आखिरी पड़ाव आएगा, और वो आखिरी पड़ाव है स्टेज नंबर 4, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। और ये 4 साल रहेगा वो, और 4 साल उसके रहेंगे। कितना आसान है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों को मिला दो, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 9th 10th 11th एंड 12th। ये 4 साल पूरे होते ही वो 12वीं पास कर लेगा, स्कूली एजुकेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी में वो क्या सीखेगा? 2 बेहद खास बात। पहली बात है फ्री स्ट्रीमिंग, समझना इसको, ये क्या है। फ्री स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अभी इसके बाद आप देखेंगे मजा आएगा आपको, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे शब्द गायब हो जाएंगे।
यानी अभी आपने क्या किया है, हम आपको पूछेंगे तो आपने कोई एक स्ट्रीम ली है, एक फैकल्टी ली है, आपने एक संकाय लिया है, याद आपको? आपने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, आप में से बहुत से बच्चे बीए किया है साहब हमने तो, बहुत से बच्चे बोलते हैं हमने तो बीएससी किया है, बहुत से बच्चे बोलते हैं हमने तो बीकॉम किया है। यानी यहाँ पे हम आज़ाद नहीं थे, हमने अगर बीए के सब्जेक्ट लिए तो हम बीएससी की तरफ नहीं जा सकते थे, और इसके ले लिए तो इधर नहीं आ सकते थे, या कॉमर्स की तरफ नहीं जा सकते थे। ये फैकल्टी थी, संकाय था, ग्रुप था सब्जेक्ट्स का। नवीन शिक्षा नीति में 2020 एनपीई में इस बात को खत्म कर दिया और ये कहा कि अब आप, आगे एक चीज आएगी, मैथ्स विद स्टेम, यानी मैथ्स आप लेंगे तो साथ में आप मैथ्स के साथ में आर्ट्स विद स्टेम, आर्ट्स अगर आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेंगे तो साथ में साइंस का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी आप एकदम फ्री हैं कि आप चाहें तो मैथ्स आपको पसंद है, अभी जिनको मैथ्स पसंद है उनको साइंस भी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स भी पढ़ता है ना। अब आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स ले लें, दूसरा सब्जेक्ट फैशन डिजाइनिंग ले लें, तीसरा सब्जेक्ट योगा ले लें। कितनी बड़ी बात। नवीन शिक्षा नीति में आपको किसी एक स्ट्रीम से बंद के नहीं रहना पड़ेगा, कोई विषय इसका ले लें, दूसरा इसका ले लें, तीसरा इसका ले लें। पता है आपको, एक स्लोगन है नवीन शिक्षा नीति का कि साहब अब बिना मैथ्स पढ़े भी इंजीनियर बनेंगे। कैसा लगेगा आपको? बिना मैथ्स पढ़े इंजीनियर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है जिसको बोलते हैं फ्री स्ट्रीमिंग। बात समझ में आ गई? नहीं भूलोगे कभी भी फ्री स्ट्रीमिंग क्या होता है। एक टर्म आती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नवीन शिक्षा नीति की बड़ी बात यह है कि आप जो आपको पसंद है, 64 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट एक ग्रुप बना सकते हैं, 3 या 4 या 5 जो भी सब्जेक्ट आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पे, अभी शिक्षा नीति सामने आएगी ना अपने, तो सब आप ले सकते हैं। तो खास बात ये हुई कि ये आपकी मर्जी है कि आप जो चाहें उनमें से सब्जेक्ट उठाएं, इसमें से उठा लें, इसमें से उठा लें, इसमें से उठा लें। आप मार्शल आर्ट भी एक सब्जेक्ट होगा उसमें, मार्शल आर्ट ले लें, गार्डनिंग ले लें और म्यूजिक ले लें, मार्शल आर्ट ले लें, फिजिक्स ले लें और अकाउंट्स ले लें, ठीक है। एक अकाउंट्स ले लिया, एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया और एक आपने फिजिक्स ले लिया, तो बोलिए कैसा होगा वो जमाना। अभी आपके जस्ट सामने आ जाएंगी ये चीज़ें। तो कितनी शानदार बात हुई, फ्री स्ट्रीमिंग नहीं भूलेंगे। और फ्री स्ट्रीमिंग की शुरुआत होती है कक्षा 9 से। आपको पता है अभी आप सब्जेक्ट लेते हैं 11th में, अब सब्जेक्ट लिए जाएंगे कौन सी में, 9th में। पहले भी 9th में सब्जेक्ट लिए जाते थे जब हम पढ़ते थे। तो आपके सब्जेक्ट होंगे 9th में, लेकिन सब्जेक्ट कौन से होंगे, बीए बीएससी बीकॉम की बैरियर टूट गए। अब तो जो आपकी मर्जी है वो आप सब्जेक्ट लेंगे, वो चाहे कहीं भी किसी भी फैकल्टी में था अब तक। दूसरी बात, भाषा देखो हर जगह महत्वपूर्ण रही है ना। सबसे पहले भाषा का कौशल हुआ था पहली अवस्था में, है ना, वो बोलना सीखा उसने, सही तरीके से बोलना सीखा। दूसरी में कुछ सीखा भाषा में, ठीक है। पर एक और महत्वपूर्ण बात, दूसरी स्टेज पूरी होगी 5वीं तक, आगे आएगी ये बात, वापस रिपीट होंगी बहुत सी बातें, मज़ा आ जाएगा आपको। तो 5वीं तक बच्चे की भाषा रहेगी मदर टंग, बच्चे की भाषा रहेगी होम लैंग्वेज। ये 2020 की शिक्षा नीति की बड़ी बात है। 5वीं के बाद 6ठी में जैसे आएगा तो भाषा के मामले में, 6ठी क्लास में वो आएगा तो भाषा के मामले में उसको स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन 9th क्लास में जब आएगा तो उसको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी, और वो फैसिलिटी है फॉरेन लैंग्वेज। क्या है? विदेशी भाषा। वो कोई भी विदेशी भाषा भी लेना चाहे तो ले सकता है, और ये करियर बनता है। आपको पता है, आप कभी गए हो जयपुर, तो आप गए होंगे, तो कुछ गाइड्स होते हैं, पता है, स्पेनिश लोग आ गए और उनको यहाँ स्पेनिश जानने वाला कोई बच्चा मिल गया, कोई 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 गाइड मिल गया, तो वो कितना कमाल हो सकता है उनके लिए। फ्रेंच भाषा जानने वाला यहाँ कोई मिलता है तो कितना कमाल होता है। तो सीखते हैं ना सब लोग, आपने कभी देखा वो टोफेल आइलेट्स, तो इंग्लिश की बात है, पर अब कोई सी भी भाषा सीख सकते हैं, बहुत कोर्सेज चलते हैं ऐसे। और आपने और कुछ नहीं तो अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने जर्मन भाषा सीख ली ना, अब आप इंडिया में जर्मन भाषा सिखाने का कोर्स करवा सकते हैं, तो आपके पास लाइन लग जाएगी बच्चों की जर्मन भाषा सीखने के लिए। तो कितना बड़ा खेल हो गया, रोज़गार मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, और आप जब चाहें तब जर्मनी जा सकते हैं, आप बर्लिन जा सकते हैं, आप कितना मजा आएगा। तो 9th क्लास में बच्चा कोई भी फॉरेन की भाषा लेने के लिए फ्री होगा, लेकिन खास बात इसमें मंदारिन भाषा नहीं होगी। आप में से मेरे पुराने बच्चे जानते होंगे मंदारिन कहाँ की भाषा है, मंदारिन चाइना की भाषा है। तो सरकार ने फिलहाल, है ना, वो कहते हैं ना, वो हम बोलते थे मिची आंखों वाले, मिची आंखों वालों की भाषा पे
बैन है भी, वो नहीं ले सकते, बाकी आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। तो 2 बड़ी बातें मैंने आपको बताई सेकेंडरी और चौथी स्टेज की, आखिरी स्टेज की कक्षा 9 से शुरू है। एक तो कक्षा 9 से आप सब्जेक्ट चॉइस करना शुरू कर देंगे, 8वीं तक सबके कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे ये, ठीक है। पर 9th में आप सब्जेक्ट लेना शुरू कर सकते हैं, और आप सब्जेक्ट कौन से ले सकते हैं जो आपकी मर्जी है, फ्री स्ट्रीमिंग में चले जाएंगे, और यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। भाषा के बारे में एक यहाँ पे आगे टर्म आएगा मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी मल्टीलिंग्विलिज्म, और एक शब्द आएगा लैंग्वेज पावर। लैंग्वेज पावर की बात करती है एनपीई 2020, भाषा में कितनी ताकत है इसकी बात करती है एनपीई 2020। और खास बात, मल्टीलिंग्विलिज्म में बहुत सी भाषाएं सीखने के मौके मिलेंगे, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला भी है, संस्कृत को भी शामिल किया है, इंडिया की कुछ क्लासिकल जो भाषाएं हैं उनको भी आप ले सकते हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी, और कंपल्सन कुछ भी नहीं है। हाँ, शुरू में कंपल्सन है दोनों स्टेज में कि बच्चा 5वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ेगा, आप उसको मातृभाषा में ही सिखाएंगे। लेकिन 5वीं क्लास के बाद पहली दोनों स्टेज, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पूरी हो गई, तो फिर बच्चा फ्री है, वो चाहे जो भाषा लेगा, और फॉरेन वाली लैंग्वेज वो नहीं ले सकता 9th से पहले, 9th में फॉरेन की लैंग्वेज भी ले सकता है। तो मल्टीलिंग्विलिज्म इसी को बोलते हैं, पावर ऑफ क्या बोला मैंने, लैंग्वेज, पावर ऑफ लैंग्वेज इसी को बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हमने कितनी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, 4 स्टेज क्लियर हुआ सबको। अब इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, पहले 5 साल बिता दिए उसने फाउंडेशनल स्टेज में, जिसमें 3 वर्ष तो खेला ही खेला, 2 वर्ष पहली दूसरी कक्षा पास कर ली, तो 5 साल हो गए, 3 साल का आया था वो 8 वर्ष का हो गया। अब वो दूसरी स्टेज में चला गया प्रिपरेटरी में, प्रिपरेटरी स्टेज में तीसरी चौथी पाँचवीं के 3 साल बिताए उसने, तो वो 11 वर्ष का हो गया। फिर 11 वर्ष का होते ही वो चला गया मिडिल स्टेज में, यहाँ 3 साल बिताए उसने, तो 14 वर्ष का हो गया, और 14 वर्ष के बाद 4 साल बिताए, तो उसकी 12वीं तक की शिक्षा पूरी हो गई। कैसा बच्चा बनेगा वो? और अब आएगी कॉलेज, कॉलेज में तो और भी कमाल होगा। कॉलेज में क्या कमाल होंगे देखिए प्यारे बच्चों। कॉलेज में अगर आपका मन करता है, आपका दिल कहता है, गवारा करता है, आपको आपका दिल इंसिस्ट करता है कि हमारे सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सबको शेयर करिए इसको, और बताइए कि क्या होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या होते हैं कॉन्सेप्ट। और अगर आप जितना जल्दी आप ये करेंगे ना, उतना जल्दी मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। ऐसे ही मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मैं आपको बाकी चीज़ें भी पढ़ाऊंगा। तो फिर आप हमारे, किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, और वो टॉपर ही बच्चा था, कि सर आपके 50,000 हुए हैं आज, पर ये 50,000 इंडिया की क्रीम है, और वाकई क्रीम है, क्योंकि क्योंकि आप जो हमसे जुड़े हैं, और कुछ है ही नहीं, आपको चीज़ों को समझना है, रटना तो है ही नहीं, सब कुछ आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा? ओके, चलिए। तो अब क्या हुआ, 9th पास हो गई। 9th पास होने के बाद क्या होता है, 9th पास करने के बाद फिर कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। और अब आपने फ्री स्ट्रीमिंग में सब्जेक्ट तो ले लिए, जो भी आपने 3 या 4 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो आपने वो सब्जेक्ट ले लिए। हो सकता है आप फैशन डिजाइनिंग भी कर रहे हो, साथ में अकाउंट्स भी सीख रहे हो, साथ में कुंग फू भी सीख रहे हो, और साथ में कोई होम साइंस भी सीख रहे हो, ठीक है ना। तो अब आप चले गए कॉलेज में, और कॉलेज में आप गए तो यहाँ पे शुरू होती है हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में क्या था अब तक? मैंने लिखा है साहब, नो बीए नो बीएससी। अब बीए बीएससी नहीं है साहब, बीए खत्म हो गया, बीएससी खत्म हो गई। अब तो मल्टी डिसिप, ये शब्द याद रखना, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, वहाँ पे उसमें मिलेंगे आपको ऑप्शंस में, आपको तुरंत याद आ जाएगा, हमारा चेहरा भी दिखेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, होलिस्टिक एजुकेशन है। होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब, डिसिप्लिन एक वही है आपका संकाय, एक विषय, यानी बहुविषयक, बहुविषयक और सर्वांगीण एजुकेशन की खास बात। और क्या खास बात है? चूंकि चूंकि आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी चूज कर सकते हैं ना, साथ में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात। अब क्या होता है आपके साथ, हमारे साथ, कि मान लो हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, किसी ने बीएससी में लिया, किसी ने बीकॉम में लिया, तो पहली बात तो जिसने बीएससी में एडमिशन लिया है वो दुनिया की तमाम कलाओं से तो दूर हो गया, अकाउंट से दूर हो गया, बैंक से दूर हो गया। और जिसने कॉमर्स में ले लिया वो तो साइंस मैथ से भी दूर हो गया, वो तो आर्ट्स वाली ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ों से दूर हो गया। और जिसने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए हैं वो फाइन आर्ट, कला, गीत, संगीत तो करता फिरेगा, लेकिन वो ना तो मैथ्स जानेगा, ना साइंस जानेगा, ना फिर अकाउंट्स जानेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि फ्री स्ट्रीमिंग है। अब क्या होगा, मान लो आपने फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर करने के बाद किसी कारण से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपने फर्स्ट ईयर किया, क्या उसके बाद आप कोई ऐसा कंपटीशन दे सकते हैं जिसमें डिग्री की ज़रूरत हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो केवल फर्स्ट ईयर किया है। मान लो किसी बच्चे ने सेकंड ईयर कर लिया, तो क्या वो डिग्री वाली परीक्षाओं में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्या उसको कोई ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें डिग्री की ज़रूरत हो? नहीं मिलेगा।
लेकिन अब देखिए क्या कमाल हुआ है, अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी है तो आप डिग्री होल्डर हो जाओगे। 1 साल की पढ़ाई में भी आपको डिग्री मिलेगी और बहुत से ऐसे आने वाले टाइम में परीक्षाएँ कॉम्पिटिशन भी ऐसे होंगे जिनमें 1 वर्ष की डिग्री जिनके पास है वो बैठेंगे। 2 वर्ष पढ़ लिए तो 2 वर्ष की डिग्री वाले बैठेंगे। 3 वर्ष आपने पढ़ लिया तो आपको 1 साल में भी डिग्री मिल जाएगी, 2 में मिल जाएगी, 3 में मिल जाएगी, 4 में मिल जाएगी। हालाँकि इन डिग्रियों के लेवल अलग-अलग हैं, क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी। 1 साल की जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, 1 साल के बाद पढ़ाई नहीं करी, उसकी डिग्री को बोलेंगे सर्टिफिकेट डिग्री। क्या नाम देंगे? सर्टिफिकेट डिग्री। 4 शब्द याद रख लेना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री विद रिसर्च या ऑनर्स। अभी भी जो बच्चे ऑनर्स करते हैं ना 4 साल की, अभी भी ऑनर्स थी। तो 1 साल की डिग्री कोई लेता है तो उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट। क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट, याद रखना। 2 साल करके छोड़ दिया तो उसको बोलेंगे डिप्लोमा। क्या बोलेंगे? डिप्लोमा। 3 साल पढ़ाई करके छोड़ दी तो उसको बोलेंगे डिग्री, और 4 वर्ष के बाद पढ़ाई करके छोड़ी तो बोलेंगे डिग्री विद रिसर्च, या फिर इसी को बोलते हैं ऑनर्स। इसी को क्या बोलते हैं? ऑनर्स। तो खास बात है बच्चों, डिग्री 1 साल में भी मिलेगी, 2 में भी मिलेगी, 3 में भी मिलेगी और 4 में भी मिलेगी, लेकिन चारों के नाम अलग अलग होंगे। पहले साल की डिग्री का नाम है सर्टिफिकेट। तो बहुत सी परीक्षाएं ऐसी होंगी जिनमें योग्यता रखा जाएगा सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जाने कितने मासूम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केवल 1 साल की डिग्री करी है, तो वो ऐसी परीक्षाओं में बैठेंगे और सरकारी नौकरी पालेंगे। 2 साल की डिग्री जिनके पास है वो डिप्लोमा, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन आएगी, परीक्षा में लिखा आएगा बाकायदा, आरपीएससी जारी करेगी कि साहब इसमें आवश्यक योग्यता है डिप्लोमा, इसमें योग्यता है आवश्यक योग्यता है डिग्री, इसमें आवश्यक योग्यता है डिग्री विद रिसर्च या फिर ऑनर्स। तो बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई आपको। इसी तरह से एमए और एमएससी भी खत्म है, नो एमए नो एमएससी लिखा है ना हमने, मास्टर्स बोलेंगे इसको। अच्छा सुनो, ये जो डिग्री है इनको बोलेंगे ग्रेजुएट। क्या बोलेंगे? ग्रेजुएट। और डिग्री मैक्सिमम 4 साल की हुई ना, पर 1 साल में भी डिग्री मिलेगी, 2 में भी मिलेगी। बात समझ में आ गई आपको? इसी तरह से मास्टर्स होगा, और मास्टर्स में मैंने लिखा है ना 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी हम एमए करते हैं ना, एमएससी करते हैं, 2 साल में करते हैं, और एनपीई 2020 में ये 1 साल में भी हो जाएगी और 2 साल में भी हो जाएगी। चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग 4 साल की डिग्री करेंगे, अभी जैसे इंटीग्रेटेड बीएड में बच्चों ने एडमिशन लिया ना, तो साथ में डिग्री साथ में बीएड, 1 साल का बेनिफिट। तो वैसे ही 4 साल की अगर इंटीग्रेटेड मास्टर्स में एडमिशन लेंगे तो उनकी पीजी हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री उनको मिलेगी 5 साल में। जिन्होंने 3 साल की डिग्री करी है, मान लो फॉर एग्जांपल 3 वर्ष वाली ले ली डिग्री, और उसके बाद वो मास्टर्स करना चाहेंगे तो उनको 2 साल लगेंगे, तो ये भी 5 साल में हो गए। जिन्होंने 4 साल वाली डिग्री विद रिसर्च कर लिया, फिर वो मास्टर्स करना चाहेंगे तो उनका 1 साल में मास्टर्स हो जाएगा। कुल मिला के बात ऐसी हुई कि मास्टर्स में और डिग्री में मिला के कुल 5 साल ही लगेंगे, ठीक है ना। जिसने यहाँ 4 साल बिता दिए डिग्री तक, डिग्री विद रिसर्च ले लिया, उसको 1 साल और लगाना पड़ेगा, पीजी हो जाएगा। और जिसने 3 साल के लिए उसको 2 साल लगाने पड़ेंगे, वो भी पीजी हो जाएगा। तो कितनी शानदार बात कही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसको बोलते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। बीए बीएससी बीकॉम का टैग हट जाएगा, सिंपल ग्रेजुएशन शब्द रहेगा, डिग्री शब्द रहेगा, ग्रेजुएशन शब्द रहेगा, लेकिन उसके भी 4 नाम हो गए, 4 प्रकार के ग्रेजुएट होंगे, सर्टिफिकेट वाले ग्रेजुएट, डिप्लोमा वाले ग्रेजुएट, डिग्री वाले ग्रेजुएट, डिग्री विद रिसर्च वाले ग्रेजुएट। बात समझ में आई आपको? इसी तरह से मास्टर्स शब्द आएगा, पीजी आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा ना आर्ट्स विद स्टेम, अभी मैं आपको बता रहा था, यानी आपने ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट लिया है तो उसके साथ आप स्टेम कर सकते हैं। स्टेम का मतलब हुआ 4 सब्जेक्ट यहाँ पे। आर्ट्स विद एस का मतलब हो गया साइंस, तो आर्ट्स विद साइंस हो जाएगा। टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग, एम का मतलब हो गया मैथ्स। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट्स के साथ साइंस ले लेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, साइंस का मतलब यहाँ पे साइंस के पीसीएम नहीं है, साइंस का मतलब एक बायोलॉजी या एक साइंस की बुक है। आर्ट्स के साथ टेक्नोलॉजी हो सकती है, आर्ट्स के साथ इंजीनियरिंग हो सकती है। तो मैंने बोला ना बिना मैथ्स के भी इंजीनियर बनेंगे, तो वो यूँ बनेंगे, और आर्ट्स के साथ मैथ्स भी हो सकती है। बात समझ में आई बच्चों? उसके बाद 2-3 बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फिर क्या होता है उसके बाद? अभी हमने जो देखा ना उसमें 3-4 चीज़ें और हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हर एक लफ्ज़ महत्वपूर्ण रहेगा। आप मेरे इस वीडियो को बार-बार देखना और इसका हर एक शब्द आप उतार लेना, क्योंकि मास्टरी इसी को बोलते हैं। तो भाई आपने किसी से पढ़ लिया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया
कि साहब हमने तो पढ़ ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत से बच्चे इतने मासूम होते हैं आप में से, मैं देखता हूँ उनको, उनके कमेंट्स भी देखता हूँ। वो कहते हैं सर हमको ये टॉपिक है, फिर रिवीजन भी तो करना है। अरे रिवीजन करने की जरूरत क्या है? रटना थोड़ी है, रटोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो उसके खिलाफ है। आप क्वालिटी वाली चीज़ें लो। आपने पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल किसी से 2020 शिक्षा नीति, ओके, आपने शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ लिया 2011 का अपना आरटी, आपने पढ़ लिया आरटी 2009, आपने पढ़ लिया एनसीएफ, आपने पढ़ लिया स्कूल के इदारे, आपने पढ़ लिया एसएमसी, सब कुछ पढ़ लिया आपने किसी से, उसको 7 बार रट लिया परीक्षा तक। लेकिन परीक्षा में गए तो आपने जो पढ़ा था उसमें एक ही सवाल नहीं मिला, या 30 में से 5 ही मिले, तो क्या करोगे फिर? आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, हमसे पढ़ेंगे। आपने शिक्षा नीति ये हमसे पढ़ी है, अभी चल रही है। इससे पहले आपने आरटी 2011 हमसे पढ़ा है। अब परीक्षा में आरटी 2011 और नवीन शिक्षा नीति में से अगर 11 प्रश्न आएंगे तो गारंटी आप 9 तो पक्का करोगे। नेगेटिव मार्किंग अगर 11 में से 9 करते हो, 2 को छोड़ भी देते हो, स्किप भी कर देते हो, तो भी आप टॉपर्स में रहोगे। ये हम अपने बच्चों को बताते हैं और यही वो रीज़न है कि हमारे बच्चे कमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके, अब क्या होता है, एक शब्द आता है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, एक टर्म आई है, मल्टीपल एंट्री व एग्जिट, और इसी को बोलते हैं सीटीएस। एक शब्द है सीटीएस। सीटीएस का पूरा नाम है क्रेडिट ट्रांस, मैं इस पे पूरे जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी लेके आ रहा हूँ इसके जस्ट अगले वीडियो में। बस आप तो चैनल को नए बच्चे हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सबको शेयर भी करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने बच्चों को शेयर किया, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे बच्चे हो। ओके, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम सीटीएस क्या है? सीटीएस का एक दूसरा नाम है मल्टीपल एंट्री व एग्जिट। आप समझे? आप मेरे सामने होते ना ऑनलाइन तो मज़ा आता, मैं आपको पूछता कि क्या समझे आप। यही तो तरीका होता है पढ़ने का, ये तो शब्दों को खेलने का तरीका है, ये तो कॉन्सेप्ट को समझने का। अगर आपने ये बात समझ ली मल्टीपल एंट्री क्या है, सीटीएस क्या है, तो चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए रटने की जरूरत नहीं है। समझें आप क्या होता है मल्टीपल एंट्री? मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप किधर से भी एंट्री कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आपने 1 साल कर लिया सर्टिफिकेट, ओके, सर्टिफिकेट वाली डिग्री आपको मिल गई। मान लो आपके सब्जेक्ट थे मैथ्स और योगा और अकाउंट्स, उसके बाद आपने छोड़ दिया इसको और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि पता है आने वाली पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ रही हैं, 50 यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, उनमें एडमिशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीईटी की परीक्षा आपने दी ना अभी, जो कॉमन, या आप में से कुछ बच्चों ने दी, 12वीं के पास जो एक परीक्षा लग रही है साहब सीईटी की, तो वैसे एक परीक्षा लगेगी, वो परीक्षा एक एजेंसी लेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लेगी, उसमें पास किया तो फिर आपको यूनिवर्सिटी, आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी मिलेगी, इंडिया में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने 1 साल मान लो एक यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद आपका मन किया कि नहीं यार मैं तो दूसरे सब्जेक्ट लूँगा या फिर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट लूँगा, तो आपने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा या उसी यूनिवर्सिटी में उसी कॉलेज में आपने दूसरे सब्जेक्ट लिए, तो आप अभी चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करेंगे तो वो जो 1 साल का सिस्टम है ना, वो आपने कर लिया, उसके बाद आप नई जगह पे गए तो बोलिए आपकी एंट्री हुई कि नहीं हुई? एंट्री हो गई। फिर अगली बार वापस आप कोई तीसरे सब्जेक्ट ले सकते हो, फिर आप अगली बार वापस चौथे सब्जेक्ट ले सकते हो। तो सोचिए कितना कितना बड़ा खेल होगा, कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, कैसा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कैसा मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें होंगी। तो ये है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर जाना, एंट्री का मतलब अंदर आना। आप कहीं भी किसी भी लेवल पे एडमिशन ले सकते हो, किसी भी लेवल पे आप क्या एंट्री कर सकते हो, यहाँ एंट्री कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, और किसी भी लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ लिए, उसके बाद आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा, जब आप परीक्षा देंगे तो फिर आपने मान लो सर्टिफिकेट उन सब्जेक्ट से किया है, उनसे संबंधित कोई पोस्ट आई तो आप क्वालिफाई हैं वो परीक्षा देने के लिए। फिर दूसरे साल आपने दूसरे सब्जेक्ट लिए तो उनसे संबंधित कोई एग्जाम हुई तो आप क्वालिफाई हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको इतना हो ही जाएगा कि हो सकता है हम गवर्नमेंट की तरफ देखें ही नहीं। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम क्या है? इसी का दूसरा नाम है, मतलब आपने 1 साल में क्रेडिट स्कोर भी बताऊंगा आपको अभी, क्रेडिट कुछ स्कोर अर्जित कर लिया, फॉर एग्जांपल 20 क्रेडिट ले लिया आपने पहले साल में उन सब्जेक्ट्स में, उसके बाद आपने दूसरी जगह वहाँ से एग्जिट हो गए, दूसरी जगह एंट्री कर ली और वहाँ आपने 40 ले लिए, फिर 40 ले लिए, फिर 26 ले लिए, फिर 50 ले लिए, तो आपके जो क्रेडिट हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ये नहीं कि साहब पहला साल जो आपने कमाया वो लेप्स हो गया, लेप्स नहीं होगा, वो जुड़ता रहेगा और फाइनली आप मास्टर्स कर लेंगे या डिग्री विद रिसर्च कर लेंगे या डिग्री कर लेंगे या डिप्लोमा कर लेंगे, तो उससे पहले आपने जो स्कोर किया है ना वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी जगह। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कुछ ज़ाया नहीं होगा, कुछ बेकार नहीं होगा, जो भी आपने किया है, जो भी आपने सीखा है, सब आपके खाते में जुड़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं एबीसी।
इसी का एक नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यानी आपके पास बैंक हो गया, आपके क्रेडिट स्कोर का बैंक हो गया। आपने अब तक एकेडमिक एकेडमिक का मतलब ये जो पढ़ाई है मास्टर्स तक की, ये एकेडमिक ही तो है ना एकेडमिक। तो एकेडमिक में आपने जो जो स्कोर किया, क्रेडिट हासिल किए, वो आपके जमा हो जाएंगे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट की बात आ रही है, क्रेडिट एक एबीसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या सीटीएस की बात करें तो क्रेडिट दरअसल क्या है। तो क्रेडिट के लिए मैं आपको बता दूं, एक क्रेडिट, कितना क्रेडिट, एक क्रेडिट यानी एक स्टार, एक टोकन, एक नंबर, एक मार्क। एक क्रेडिट के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? एक क्रेडिट के लिए आपको 2 घंटे फील्ड वर्क करना पड़ेगा। कितनी बेहतरीन बात बता रहा हूं, सुन लेना। किसी ने 2 घंटे फील्ड वर्क किया कभी भी, चाहे सर्टिफिकेट के दौरान किया, ये डिग्री की बात है, ठीक है ना, चाहे डिप्लोमा के दौरान किया, चाहे आपके डिग्री के दौरान किया, चाहे डिग्री विद रिसर्च में किया, 2 घंटे किसी ने फील्ड वर्क किया तो उसको एक स्कोर मिलेगा। साथ में 1 घंटे पढ़ाया किसी ने, टीचिंग करी, तो भी उसको एक स्कोर मिलेगा। तो या तो 1 घंटे पढ़ा लो या 2 घंटे फील्ड वर्क कर लो, आपको मिल गया एक स्कोर। बात समझ में आई? मान लो किसी ने 1 साल में 100 घंटे फील्ड वर्क किया है, तो 100 घंटे फील्ड वर्क किया तो उसका स्कोर कितना हो गया, 100। और मैं आपको बता दूं फिर एक महत्वपूर्ण बात, कि यहाँ ये जो 4 चीज़ें ना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री विद रिसर्च, इनमें भी वो स्कोर काउंट होंगे, और स्कोर के आधार पे ही आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री विद रिसर्च या ऑनर्स मिलेगा। इसमें साफ लिखा है 2020 एनपीई में कि 40 क्रेडिट कार्ड मिनिमम जरूरी हैं सर्टिफिकेट के लिए। यानी आपके पास 40 क्रेडिट कार्ड आ गए, 40 क्रेडिट कार्ड के लिए 80 घंटे आपने फील्ड वर्क कर लिया या 40 घंटे आपने टीचिंग कर लिया, तो आप सर्टिफिकेट के हकदार हो जाओगे। कितनी बेहतरीन बात। दूसरे के लिए 80 कर लिया तो डिप्लोमा के हकदार हो जाओगे। तीसरे के लिए 120 और चौथे के लिए 160। 160 जिसके पास क्रेडिट है वो डिग्री विद रिसर्च लेके आएगा। तो कितनी बेहतरीन चीज़। ओके, आपको समझ में आ गया होगा सीटीएस क्या है। सीटीएस क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है फुल फॉर्म। एबीसी क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। मल्टीपल एंट्री होती है, मल्टीपल एग्जिट होता है, और इसी को हम बोलेंगे आपका क्रेडिट स्कोर। क्या बोलेंगे? और क्रेडिट स्कोर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। फील्ड वर्क करो या टीचिंग करो, एक क्रेडिट स्कोर आपको मिल जाएगा 1 घंटे की टीचिंग में या 2 घंटे की फील्ड वर्क में। 40 क्रेडिट स्कोर किसके लिए चाहिए आपको? सर्टिफिकेट के लिए। 80 किसके लिए चाहिए? डिप्लोमा के लिए। 120 किसके लिए चाहिए? डिग्री के लिए। और 160 ले लिया आपने तो आप डिग्री विद रिसर्च या डिग्री ऑनर्स लेके आओगे। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अगली महत्वपूर्ण बात, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उच्च शिक्षा के लिए जिस तरह से अभी सीईटी एग्जाम होती है, कौन सी एग्जाम होती है? सीईटी एग्जाम। 12वीं पास करके हर बच्चा सीईटी एग्जाम दे रहा है ना अपने राजस्थान में। वैसे ही आप 12वीं पास करने के बाद एक एग्जाम देंगे, और वो एग्जाम लेगी भारत की एक संस्था जिसका नाम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या नाम होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेगी, और उस एग्जाम में आप जो परफॉर्म करोगे उसके आधार पे पूरी दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में आ रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन बात हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ओके, अब मैं आपको फिर बता दूं, चाहे परीक्षा में स्लोगन क्या है पूछ लें, थीम क्या है पूछ लें, मोटो क्या है पूछ लें, लक्ष्य क्या है पूछ लें, पिलर्स क्या है पूछ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बस इन चीज़ों से, इन शब्दों से वाकिफ हो जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इधर उधर हो सकते हैं, स्लोगन को थीम मान लेंगे, मोटो मान लेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, ट्रिपल ई, ई। पहले ई से बनता है एजुकेट, दूसरी ई से बनता है इनकरेज, तीसरी ई से बनता है एनलाइटन। यानी 2020 की शिक्षा नीति में एजुकेट समझते हो ना, शिक्षित हो जाएंगे। एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, अंदर से चीज़ें जाएगी। अनलाइटन, प्रकाशित हो जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी। ज्ञान का मतलब केवल पढ़ना लिखना नहीं है, तीनों डोमेन है, सारे डोमेन है, होलिस्टिक है। किसी को कोई काम करना आता है, किसी को गाड़ी चलानी आती है, किसी को नहीं आती, तो जिसको गाड़ी चलानी आती है वो बोलिए प्रकाशित है कि नहीं अंदर से? है, एनलाइटन है वो। तो एजुकेट भी, एनकरेज भी और एनलाइटन भी। ट्रिपल ई याद रखना, पहले ई से एजुकेट, दूसरे ई से एनकरेज, तीसरे ई से एनलाइटन। थीम के लिए एफएलएन याद है? एफएलएन मैंने आपको बताया था, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, यानी बेसिक साक्षरता भी और संख्या ज्ञान भी। एफएलएन
का लक्ष्य है FLN कब तक हासिल कर लेंगे? 2025 तक। यानी हर बच्चा 2025 तक बेसिक संख्या और आपके भाषा का ज्ञान कर लेगा, उसको आएगी। ये तीसरी क्लास तक के बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। 2025 याद रखना लक्ष्य है। एक GER की फुल फॉर्म होगी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है पता है आपको? एनरोलमेंट का मतलब स्कूल में एडमिशन लेना, नाम लिखा देना। तो NP 2020 का लक्ष्य है 100% बच्चे स्कूल में नाम लिखा देंगे, स्कूल में इनरोल हो जाएंगे। कब तक? 2030 तक। प्री प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज कर लेंगे। सेकेंडरी स्टेज का मतलब 12वीं क्लास तक कर लेंगे। भारत के 100% बच्चे 2030 तक का यह लक्ष्य है, याद रहेगा। उसके बाद 5 पिलर्स की बात, एक और लक्ष्य है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बढ़िया बात है, बहुत गंभीर बातें हैं, मैं आपको बताऊं। इक्विटेबल मतलब समानता, समता, नोट समानता, समता। मैंने कभी मेरे पुराने वीडियोज में देखना, जेंडर वगैरह में मैंने आपको बताया होगा समता और समानता में क्या अंतर है, इक्वेलिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे सुन लें, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि सबको हम इंक्लूड करेंगे, है ना। इंक्लूड करके, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही पता होगा, बताया भी है हमने बहुत बार। सबको इंक्लूड करके सबको हम एजुकेशन देंगे, है ना। अलग ग्रुप में कोई फिजिकली डिसेबल बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम अलग से नहीं बैठाएंगे, वही है, ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है ना, ग्रुपिंग की बात तो हमेशा से प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चलती ही नहीं है। हालांकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम करेंगे, पर सबके साथ मेन स्ट्रीमिंग रखेंगे, मेन स्ट्रीमिंग रहेगी, यहाँ पे मुख्य धारा रहेगी। और इक्विटेबल क्या है, अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। 5 पिलर्स यहाँ पे देखिए, 5 पिलर्स की बात कर रहा है NPE 2020। पहला पिलर है एक्सेसिबिलिटी या एक्सेस। एक्सेस का मतलब है, जैसे मैं क्या बोलूँ, आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछता, यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है, या यूनिवर्सल एजुकेशन क्या होती है। यूनिवर्सल एक शब्द हमने आपको साइकोलॉजी में बताया कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, विकास सार्वभौमिक होता है, मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका होगा। तो एक्सेस का मतलब हो गया कोई रहेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, बाकी सभी क्या होंगे, सभी शिक्षा के दायरे में आ जाएंगे। सभी का मतलब क्या हुआ, कौन रह जाते थे, अब तक बहुत लोग रह जाते थे ना, जो पहाड़ों पे रहते थे, जिनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, वो रह जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हर कोई शिक्षा को एक्सेस कर लेगा। इसका मतलब है क्वालिटी की बात तो आप समझते ही हो। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। आपने पूरा कोर्स 4 बार कर लिया, ये क्वांटिटी है, पर आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कितना समझ में आया, ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्वेलिटी, वापस आ गया ना, इक्वेलिटी, ठीक है। इक्विटी, यहाँ इक्वेलिटी बोलें, इक्विटी बोलें तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं। देखो, इसका मतलब एक तो ये भी है कि सबको शिक्षा देंगे, सब शिक्षा में आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब एक ये भी है कि सब कुछ ऐसे हैं जो वाकई डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब किसी भी भाषा के आधार पे, समाज के आधार पे या आर्थिक आधार पे बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनको हम औरों के एकदम बराबर रखेंगे तो वास्तव में पिछड़े रह जाएंगे। जैसे कि रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, थोड़ा सा उनको सहारा देंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये कि सबको हम शिक्षा देंगे, सबको एक्सेस में लेंगे, सारी चीज़ें सब लोग करेंगे, लेकिन साथ में कुछ लोगों को विशेष ख्याल भी रखेंगे, उनको विशेष रिजर्वेशन भी देंगे। ये इक्वेलिटी की बात की गई है। अकाउंटेबिलिटी समझते हो ना आप, यानी हर किसी का उत्तरदायित्व होगा, वो उसको उसको फॉलो करेगा, उसको उसको निभाएगा। पता है ना, कई बार हम देखते हैं कि साहब जापान में बस में कंडक्टर नहीं होता, या दुकानों पे कोई सेल्समैन नहीं होता। हर सवारी चढ़ती है बस में और अपना जितना उनका बनता है ना वो किराया, वो किराया देते हैं और उतर जाते हैं। कंडक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन अपने यहाँ पे अगर कंडक्टर नहीं हो, आप बस में चढ़े, तो फिर क्या करेंगे, और गल्ला रखा हुआ वहाँ पे, तो अपना नहीं, हम वो भी निकाल के ले आएंगे। ये एक तरीके से पिछड़े देशों की निशानी है, और हम अब तक उसमें रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। झूठी महिमा मंडन अपने देश की नहीं कर सकते हम, लेकिन आने वाले टाइम में अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो फिर कितने चेंजेस आ जाएंगे, सोचिए आप। वैसे अफोर्डेबिलिटी आप समझते होंगे, वहनीयता, यानी गरीब भी शिक्षा ऐसी होगी, आगे आएगा, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल सब सेम हो जाएंगे, सेम फीस का स्ट्रक्चर रहेगा, कोई महंगा नहीं होगा, तो अफोर्ड हर कोई कर सकता है। तो ये 5 शब्द तो आप जरूर याद रखना, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्वेलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, आराम से याद रहेंगे। एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ,
फ्लेक्सिबल होंगे, रिजिड नहीं होंगे कि साहब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं, कभी भी इंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब आखिरी सेगमेंट बचा है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। भाषा में मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे भाषा में ध्यान ध्यान रखना है। 2020 की शिक्षा नीति बोलती है लैंग्वेज पावर। किसकी बात करती है? लैंग्वेज पावर की बात करती है, बता चुका हूँ। मल्टीलिंगुअलिज्म बता चुका हूँ मैं आपको, यानी बहुत सी भाषाएं लेने के विकल्प हैं, लेकिन बाई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, हालांकि 5वीं तक हमको मातृभाषा होम लैंग्वेज की बात करनी है। देखो हाँ, यहाँ पे लिखा ना होम लैंग्वेज अप टू 5th। होम लैंग्वेज कहाँ तक है? अप टू 5th। बात समझ में आ रही है आपको? संस्कृत भी है, संस्कृत को भी शामिल कर रहे हैं ये, ठीक है ना। संस्कृत महत्वपूर्ण है। कंपल्सरी को आप बोलेंगे साहब संस्कृत को कंपल्सरी, संस्कृत वाले बच्चे खुश हो जाएंगे संस्कृत शामिल हो रही है, पर जिनके संस्कृत नहीं, उर्दू वाले बच्चे बोलेंगे साहब संस्कृत को शामिल करें तो हम क्या करें? तो दरअसल ऐसा नहीं है, संस्कृत एक हमारी देश की समृद्ध भाषा है जिससे सारी भाषाएं निकली हैं, ठीक है ना। क्लासिकल भाषाएं और भी बहुत सी हैं, तो उन भाषाओं को भी बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके टॉप लोग मिलेंगे, टॉप उनकी चीज़ें मिलेंगी, उनके लिंग्वा लैब मिलेंगे। माफ़ करें, वो भाषा की जो इकाई थी मैंने आपको बताया था, याद है आपको? तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो लोग जाना चाहें, क्योंकि संस्कृत में पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। सब में है, पता नहीं उर्दू में क्या क्या है, पता नहीं इंग्लिश में क्या क्या है, तो ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखना कहीं भी। इसको बोला लैंग्वेज में पावर है और मल्टीलिंगुअलिज्म है। और फॉरेन लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ, फॉरेन लैंग्वेज कब से ले सकते हैं? आप बताएंगे साहब 9th क्लास से ले सकते हैं। कब से ले सकते हैं? 9th क्लास से। मातृभाषा होम लैंग्वेज कब तक जरूरी है? 5वीं तक जरूरी है। हालांकि 8वीं तक भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो बेहतर है, ऐसा लिखा है। तो भाषा की बात हो गई। एनपीई 2020 मानती है कि विकास संज्ञानात्मक चरणों में होता है, ये मैं आपको बखूबी बता चुका हूँ। और फिर भी जीन पियाजे का मेरा वीडियो देख लेना। और कुछ और बेहतरीन बातें क्या हैं? यस, और वो ये हैं कि साहब 2020 की जो शिक्षा नीति है, सुन रहे हो ना आप? 2020 की शिक्षा नीति कौन सी? 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें जीडीपी को, सॉरी, शिक्षा को जीडीपी का 6% मिलेगा। बहुत ज़्यादा होता है। जीडीपी का कितना परसेंट मिलेगा? 6%। तो एक फिगर याद रखना परीक्षा में, कितना परसेंट? 6%। बीएड 4 साल का हो रहा है, तो 4 साल का बीएड अभी हो भी गया, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। 2 ईयर बीएड भी कर रहे हैं लोग बाग। 2030 तक, ये ध्यान रखना, 2030 तक बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कंपलसरी हो जाएगा। जीडीपी में शिक्षा का हिस्सा कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। एमफिल खत्म कर दिया गया, एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई महत्वपूर्ण रहेगा। एआई समझते हैं? एआई हमारे बच्चे जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि की बात करते हैं। एआई में आपका सूचना टेक है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, डिजिटल लर्निंग है, तो एआई तो महत्वपूर्ण होना ही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बराबर हो जाएंगे, एक से स्टैंडर्ड रहेंगे, एक से मानक रहेंगे, एक से फीस रहेगी। व्यावसायिक उन्नयन, वोकेशनल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, ये टीचर्स के लिए होगा कि टीचर्स को जॉब के बाद भी कंटिन्यूसली अपने आप को सुधारते रहना पड़ेगा। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर प्रमोशन नहीं होंगे। अभी प्रमोशन पता है क्या? मेरे साथ मेरे एक मैम है स्कूल में, मैं आज ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं वो भी इसको सुन रही है कि नहीं। तो उनकी एज है 59, अभी वो रिटायर होने के करीब है, ठीक है। और वो लेवल 1 में है, लेवल 1 में है वो बच्चों को, अब लेवल 1 में कितना कितना पढ़ाना पड़ता है बच्चों को पता है आपको? स्कूल आती हैं, चली जाती हैं, उनकी सैलरी है 1.25 लाख रुपए। क्यों है उनकी सैलरी 1.25 लाख? उनकी सैलरी 1.25 लाख इसलिए है कि उनको इतने वर्ष हो गए जॉब में, ठीक है ना। 35-36 ईयर्स हो गए उनको जॉब में। एसटीसी करके वो बहुत पहले लग गई थी। तो समय के साथ साथ सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? अब तक बढ़ी है ना हर एक गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो टीचर परफॉर्म करेंगे वो तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है ना, कोचिंगों में कोई फैकल्टी कितनी जल्दी कितना पैकेज लेने लग जाती है, और कुछ कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं फिर भी कम, क्योंकि उनमें क्वालिटी कम है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कोई, कुछ लोग लिखते हैं ना मैं तो बहुत सी बातें आपको सिखाने वाला हूँ। 20 वर्षों का अनुभव, तो 20 वर्षों के अनुभव से क्या मतलब है? 20 वर्षों में वही वो बातें पढ़ाई हैं और उन्हीं बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करी है उन्होंने, उससे क्या मतलब है? तो अब ऐसा नहीं होगा। जो जितना परफॉर्म करेगा उस बेस पे उसका उतनी ही उसकी प्रोग्रेस होगी। इसको बोलते हैं व्यावसायिक उन्नयन। इसके अलावा 360 डिग्री एक्सेस, सूर्य कुमार यादव का आपने लास्ट मैच देखा? लोग कहते हैं डी विलियर्स का भी बाप है वो, और बिल्कुल है। ऑफ स्टंप पे बोल दो, 6 मार देगा, सामने दो मार देगा, लेग में दो मार देगा, पीछे स्कूप कर देगा, किधर से भी। अब पेपर पर आज पढ़ा होगा आपने कि साहब बॉलर के मन में एक प्लान होता है कि साहब अब ये शॉट खेलने की ये कोशिश करेगा, हम उसको ऐसे बोल दें तो ये कैसे भी स्निक देगा, आउट हो जाएगा।
स्टंप हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन SKY सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बेहतरीन बैट हैं वो, है ना? तो उनके पास तो बॉलर से पहले भी प्लान होता है। तो बॉलर अगर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप में से कुछ बच्चों ने आज पढ़ा होगा पेपर में, तो वैसे क्या होगा, 360 पहले डिविलियर्स का नाम सुना होगा आपने, है साउथ साउथ अफ्रीकन। अभी आज तो पेपर में आया था कि सूर्य कुमार यादव SKY 360 नहीं 720 डिग्री पे खेलते हैं। तो तो अभी इस यहाँ पे क्या मतलब है इसका, बच्चों का जो असेसमेंट होगा ना, बच्चों का जो आकलन होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, होलिस्टिक, सभी पक्षों का आकलन करेंगे। अभी तक हम और आप क्या करते आए हैं पढ़ने में, हमने देखा कि साहब ज्ञानात्मक पक्ष ठीक है तो वो तो IAS बन गए साहब, भले उनको और कुछ नहीं आता हो। लेकिन अब ये होगा कि साहब केवल ज्ञानात्मक पक्ष नहीं, क्योंकि आपको तो बताया ना फील्ड वर्क कितना किया, आपके सारे पक्ष देखे जाएंगे, स्पिरिचुअल भी देखा जाएगा, सोशल भी देखा जाएगा, इंटरेक्शन भी देखे जाएंगे, कॉग्निटिव तो खैर है ही है, साइकोमोटर डोमेन भी देखा जाएगा, कितने आप में स्किल्स हैं देखा जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा, उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका आकलन होगा, आपको कार्ड्स रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। तो कितनी बेहतरीन बात है 360 एक्सेस, ठीक है। और आकलन का जो तरीका है वो समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा है ना, तो अब समेटिव असेसमेंट ही चल रहा है हर जगह। तो समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ आ जाएंगे, योगात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन की तरफ आ जाएंगे। रचनात्मक आकलन तो वर्ष भर चलता है। रचनात्मक आकलन में तो वो वाली बातें नहीं है जिसमें टेंशन होती है परीक्षा की, क्योंकि एक दिन की परीक्षा किसी की ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकती है। इसी तरह से PT रेशियो की मैं बात करूं, PT रेशियो ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति में 30:1 से कम होगा, यानी 30 एक टीचर के पास 30 बच्चे अधिकतम होंगे। अगर कम हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अवंचित या वंचित, माफ करें, अलाभान्वित, डिसएडवांटेजेस के बच्चे कौन से होते हैं, वो किसी भी तरह से पिछड़े हैं साहब, जनजातीय हैं, पहाड़ से आते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, गरीब हैं आर्थिक रूप से, वो डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए 25:1 का अनुपात रहेगा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना आप, 30:1 और 25:1 का अनुपात। ओके, कोडिंग में आपको बता चुका हूँ, समस्या समाधान करना सीख जाएंगे बच्चे तो ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होगी, इनोवेटिव थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके होंगे, कम्युनिकेशन होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी बता ही चुका हूँ आपको मैं। तीसरी, पाँचवीं और 8वीं में ये क्या है, 358 एलोज। एलोज ध्यान है आपको, लर्निंग आउटकम्स। जब सीखने के प्रतिफल आया था टॉपिक, तो बच्चे बोल रहे थे क्या है सब, वो सीखने के प्रतिफल दरअसल क्या है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो लर्निंग आउटकम्स या कितना सीखा है, वो 3 आधार परीक्षाएं होंगी। याद रखना, महत्वपूर्ण बात है, तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में। तो बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए कितने असेसमेंट किए जाएंगे, 3 असेसमेंट किए जाएंगे, तीसरी में, 5वीं में और 8वीं में। याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म हुआ है, सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं इसी में। और बोर्ड एग्जाम भी 2 बार होगी, पहली बार में नहीं हुआ दूसरी बार में करो, और नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम क्या होगी, एग्जाम में पेपर ही नहीं होगा, एग्जाम में सभी चीज़ें होंगी, होलिस्टिक बातें करेंगे। आप में कितनी ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, ये भी एग्जाम में, ड्राइविंग के भी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, गार्डनिंग के भी नंबर मिलेंगे, कारपेंटर आप रहोगे उसके भी नंबर मिलेंगे, डांस आपको कितना अच्छा आता है क्योंकि आपने सीखा है डांस, उसके भी नंबर मिलेंगे। डांस आपको पता है, पहले जैसे हम नाचने से क्या होता है, आज को पता है आप टॉप के जो डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो कितने पैसे लेते हैं, डांस एकेडमी खोलते हैं, लोगों को कितना सिखाते हैं, तो कितनी संभावनाएं हैं इन सब चीज़ों में। तो बोर्ड एग्जाम का भी टेंशन खत्म है, सेमेस्टर होगा 2 बार होगी। NCFSE 2020-21 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, आपको पता है अब तक 4 NCF आ चुके हैं, पहला 1900 बता चुका हूं मैं आपको, 4 NCF आ चुके हैं ना। अभी NCF 2005 चौथा था, ठीक है, 88, 2000, 1973 की 75 पहला, ठीक है, 73 में पहला था, ये 75 में पहला था, ओके। दूसरा 1988 में था, तीसरा 2000 में था, चौथा 2005 में। अब 5वां NCF 2020-21 में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के कारण से ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ, पर कभी भी आ सकता है 2023 या 2024 में आपको अगला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगा। सेकेंडरी शब्द इसलिए आ गया कि सेकेंडरी हमारे इसकी स्कूली पैटर्न की लास्ट बात है, तो ये फ्रेमवर्क आएगा, ठीक है। एक लाइट बट टाइट भी एक आधार वाक्य है NPE 2020 का, कि जिसमें इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी तो दो, नियमों में आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, हर जगह आप एक्टिव रहेंगे तो आप
इसका मतलब ये नहीं कि सब जो आदेश ऊपर से आ गया वो आदेश उन्होंने बनाया है, वो आप इधर-उधर से समाज से खुद भी बना सकते हैं। सबके प्रजातांत्रिक तरीके से सब भाग लेंगे, ये लाइट है, ट्रांसपेरेंसी होगी। आपको बिना पूछे आपके बारे में कोई फैसले नहीं होंगे। लेकिन एक बार जो तय हो गया वो टाइट रहेगा, फिर उसमें फिर कोताही नहीं चलेगी। तो लाइट बट टाइट याद रखना। और इसके अलावा दीक्षा, दीक्षा जैसी चीज़ें भी होंगी। दीक्षा आपको पता है, दीक्षा दरअसल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। यानी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चीज़ें आपने पढ़ ही लिया होगा। अभी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन खुलेंगे जिसमें वर्चुअल एजुकेशन होगी, ठीक है, जिसमें सामने टीचर होने की जरूरत नहीं, और ऑनलाइन आप तो आज पढ़ ही रहे हो, सब जानते हो। दीक्षा, निष्ठा, ये सारी चीज़ें मैंने पहले पुराने वीडियोज़ में बनाई हैं और भी आपको बताऊंगा। तो दीक्षा इंपॉर्टेंट रहेगी। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होगी? डी से बनेगा डिजिटल, आई से बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और KSHA फॉर नॉलेज शेयरिंग। हालांकि वहाँ होलिस्टिक एडवांसमेंट वगैरह दूसरी चीज़ें भी पुराने वीडियोज़ में हमने आपको बताई हैं। कोडिंग हो गया। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि साहब 2030 तक, हालांकि सारी सुविधाएं संयुक्त होने में 2040 तक भी ये दोनों बातें दे रखी हैं इसमें, 2030 तक हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक उच्च शैक्षिक संस्थान बनेगा। कहाँ बनेगा ये? हर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्या होगा? कम से कम 3000 बच्चे हर उसमें एडमिशन लेंगे, और वो कमाल होगा, एक तरीके से यूनिवर्सिटी होगी। वहाँ स्विमिंग से लेके, गार्डनिंग से लेके, कारपेंटर से लेके, म्यूजिक से लेके, मार्शल आर्ट से लेके, कंप्यूटर से लेके सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। पर आपकी मर्जी होगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये HEI याद रखना, HEI है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उच्च शैक्षिक संस्थान, जो कहाँ स्थापित होंगे? हर जिले में स्थापित होंगे। और ये टारगेट है 2030 तक। कब है? 2030 तक। इसी तरह से PT रेशियो बता चुका हूँ मैं आपको, ऐसे टू FA हो ही गया, व्यावसायिक उन्नयन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। एक परख, परख के बारे में याद रखना कि आकलन के लिए, हालांकि स्कूल बेस्ड आकलन की भी बात की गई है, पर आकलन के लिए पूरे देश में एक जैसा ही मानक होगा। आकलन का मतलब अभी तक जैसे जैसे CBSE बोर्ड है, अपने अजमेर बोर्ड है, या UP बोर्ड है, जो भी बोर्ड हैं, उनमें 10th क्लास के बच्चे का एक पेपर होता है ना, वो एक स्टेट में होता है, सब जगह अलग अलग होता है। और अब पेपर ही क्या, अब तो आकलन के तरीके बदलेंगे। तो आकलन पूरी भारत में पढ़ने वाले बच्चों का एक ही स्टैंडर्ड पे होगा। और इस आकलन के लिए परख शब्द आप याद रखेंगे। परख की फुल फॉर्म है, P से बनेगा परफॉर्मेंस, P से बनेगा परफॉर्मेंस, A से बनेगा असेसमेंट, R से बनेगा रिव्यू, A से बनेगा एनालिसिस ऑफ, K से बनेगा नॉलेज, 4 H से बनेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख की फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ, माफ करें, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख है। इसी तरह से एक शब्द आया है HECI। HECI मैं आपको बताऊं, अभी बहुत से उच्च शिक्षा में, बहुत से, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, बहुत से इदारे चल रहे हैं। UGC काम कर रहा है, NCTE काम कर रहा है ना। तो ये जो इदारे हैं, इन सबको खत्म करके केवल एक अम्ब्रेला टर्म, केवल एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगी हायर एजुकेशन के लिए, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन। और उस सिंगल रेगुलेटरी बॉडी यानी पूरे देश में वही चलाएगा, वही नियंत्रण करेगा, वही कंट्रोल करेगा, वही उनको कोऑर्डिनेट करेगा। और वो जो इदारा है, वो जो बॉडी है, वो जो संस्थान है, वो कहलाएगा HECI। क्या कहलाएगा? HECI। इसको NHECI भी बोलते हैं, बोलेंगे, अभी ये अस्तित्व में नहीं आया है, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। HECI या NHECI फुल फॉर्म क्या होगी? N अगर लगाएंगे तो नेशनल हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो नेशनल हट जाएगा। H से बनेगा हायर, E से बनेगा एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो कितना आसान है चीज़ों को समझना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI की फुल फॉर्म क्या रहेगी? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत रात हो गई, अभी आपके लिए मैं इसको फिनिश करता हूँ। दीक्षा हो गया, NCF हो गया, लाइट बट टाइट हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, 3, 5, 8 में लर्निंग आउटकम जी असेसमेंट होंगे। HECI हो गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना बाकी है। PT रेशियो 30:1 और 25:1 आपको बता दिया। 360 डिग्री असेसमेंट होगा, परख बता दिया, आकलन, समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट एक जैसे हो जाएंगे। व्यावसायिक उन्नयन टीचर्स का होगा, MPhil बंद हो जाएगा, BEd 4 साल का 2030 तक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा GDP में 6% रहेगी, बालक का विकास संज्ञानात्मक चरणों में होता है, ये ध्यान रखा जाएगा। होम लैंग्वेज मदर टंग 5वीं तक जरूरी रहेगी, लेकिन लैंग्वेज पावर और मल्टीलिंग्विलिज्म की बात करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज 9th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखना, शेयर करना, और इस पे आधारित प्रश्न मैं आपसे करूँगा इसके जस्ट बाद में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शबा खैर।